बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुल साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। ख़वातीनो हज़रात, स्विट्ज़रलैंड से जो ख़बरें आ रही थी उसके मुताबिक तो ये है कि इस वक्त तमाम जो लीडर्स वहाँ पर मौजूद होने थे उनके दौरे मुलतवी कर दिए गए हैं। अमेरिका से भी यही ख़बर आ रही है और पाकिस्तान से भी यही ख़बर आ रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि डॉक्यूमेंट तय पा गया है और उस पे आगे शायद मुलाकातें हों, लेकिन अभी तक एक्सपेक्टेड यही है कि डील लॉक हो चुकी है और उसके अच्छे समरात जो है वो आना शुरू होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और इसके ऊपर हमारे साथ एक शख्सियत भी मौजूद होंगी, उनसे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में सबसे पहले शामिल करते हैं सुबह की खबर और उस पर हमारे पास पहली खबर है मस्जिद अक्सा के हवाले से कि मस्जिद अक्सा की जो तारीख़ी हैसियत है उसको तब्दील करने की घिनौनी साजिश की जा रही है इसराइल की जानिब से, जो बेनकाब हो चुकी है और सामने आ गई है। यरूशलेम में इसराइल के बाज़ सख्त गिर हुकूमती अहदेदारों और इंतहा पसंद दाएँ बाजों के जो है रहनुमाओं, उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो अमरीका के बाज़ हल्कों के ताउन से मस्जिद अक्सा की तारीख़ी और कानूनी हैसियत तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल में बाज़ हल्के मस्जिद अक्सा के अहाते को बाज़ाब्ता तौर पर कसीरुल मजहबी इबादत जो है उनके लिए करार देने की तजवीज़ पर काम कर रहे हैं। नाक़दीन का कहना है कि ऐसा इक़दाम सदियों पुराने इस इंतज़ाम के ख़िलाफ़ होगा जिसके तहत मस्जिद अक्सा का इंतज़ाम इंसराम उर्दन के ज़ेर निगरानी इस्लामी वक्फ़ के पास है। मौजूदा स्टेटस को तब्दील किए जाने के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद मस्जिद अक्सा का दौरा कर सकते हैं, ताहम उन्हें वहाँ मजहबी इबादत या रसूमात अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि इसराइल के बाज़ इंतहा पसंद सियासतदान मस्जिद अक्सा में यहूदी इबादत को वसी पैमाने पर मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं। इसराइली दाएं बाजू के रहनुमाओं ने मोशे फेगेल ने हाल ही में मस्जिद अक्सा के अहाते में जाकर मजहबी नगमे गाए और वहाँ नई इबादत गाहें तामीर करने के हक़ में बयान भी दिया था। दूसरी जानिब इसराइल की कौमी सलामती के वज़ीर इतमार बिन गुवेर ने भी मुतअद्दिद बार मस्जिद अक्सा का दौरा किया है, जिस पर फ़लस्तीन और अरब ममालिक शदीद एतराज़ करते हुए नज़र आए हैं। हालिया वीडियोज़ में उन्हें इसराइली झंडा लहराते और मस्जिद अक्सा पर इसराइली हक़ मलकियत के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। ग्रेटर इसराइल का जो नारा है वो उसी के तहत इसराइल पर ने ईरान पर भी हमला किया, बाकी ममालिक पर भी हमला किया जाता है, फ़लस्तीन पर भी बार बार इसी वजह से जुल्म सितम ढाए जाते हैं। और मेरा ख़्याल है कि जब अमेरिका जैसी सुपर पावर उनको सपोर्ट कर रही होती है तभी उनको ये ईमा मिलती है ये तमाम तर चीज़ें करने की। अब आई डोंट नो कि ये मामला किधर जाके रुकेगा, क्या होगा, लेकिन इसराइल अपनी इन चीज़ों से बाज नहीं आता और ये बार बार एक के बाद दीगर ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हमारे सामने आती रहती हैं। आई थिंक इस वक्त जो सोचने की बात है और अवेयरनेस की बात है कि जिससे हम आगाह रहें कि इसराइल बाज नहीं आएगा और ये वो प्रूफ भी कर चुका है बारहा, लेकिन अगर फिर भी हम इस बात पे यकीन कर लेंगे कि शायद इसराइल मान जाएगा और वो चुप करके बैठ जाएगा तो हमारा अंदाज़ा और हमारा ये मानना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो बार बार इसी केओस को दोबारा एस्केलेट करने की कोशिश करता है। ईरान पर हमला भी उन्होंने इसीलिए किया। उनके ऐसा माहिरीन का कहना है कि इसराइल के मुताबिक जो दुनिया के ख़ात्मे की तरफ बढ़ाव है बेसिकली उसमें ईरान की में जो दजाल की तरफ से आना है वो उनके मुताबिक माहिरीन के मुताबिक ये कहना है कि इसराइल का मानना है कि वो ईरान के शहर इस्फहान से आएगा, इसलिए वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम कहें तो वो नहीं स्टडी हाँ, मैंने कल इस पर पूरी रिसर्च की या उसके बाद उनका ये भी कहना है कि दजाल के पास 70,000 की फ़ौज होगी, जिसका फरवरी में इसराइल ने शुरुआत भी की और उन्होंने 70,000 फ़ौज जो है वो तैयार कर ली है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये भी एक रिपोर्ट सामने आई है कि जी चूँकि जो हमारे 12th इमाम हैं उनका ज़ुहूर सऊदी अरेबिया से होगा, लेकिन उसके बारे में ये भी कहना है कि
उनकी आने के लिए ये चीज़ें तेज़ की जा रही हैं इस रफ्तार को कि पाकिस्तान और ईरान ये दोनों ही न्यूक्लियर पावर के तौर पर सामने है इस जितने भी अगर इस्लामी ममालिक की बात की जाए तो इसलिए वो जो इस्लामी ममालिक का ये जो गठजोड़ है इसको कमज़ोर करना चाहते हैं। नेक्स्ट ये भी कहा जा रहा है माहिरीन की तरफ से कि नेक्स्ट तुर्किया टारगेट होगा और उसके बाद जो तबाही होगी उसके बाद फिर सिचुएशन जो है तुर्की वो में बहुत क्या तेजी होना है? से शाह सुलेमान जिंदा होकर वापस आ जाना है। तुर्की से क्या खाइफ है वो? तुर्की से खाइफ नहीं है। तुर्की ये है कि इस्लामी ममालिक को बेसिकली वो कमज़ोर करना चाहते हैं, वो ये साख बिठाना चाहते हैं कि हम जो चाहेंगे वो होगा। और अब तक हम देख भी चुके हैं कि पाकिस्तान को छोड़ के वो तो तमाम इस्लामी ममालिक वैसे ही कमज़ोर हैं, ईरान को भी छोड़ के। और अगर हम अब देखें तो इनफैक्ट उनका जो मोदी के साथ जो उनकी मीटिंग रही है तो उसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो कोई एक और अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं और वो नेक्स्ट अटैक में भी और फिर ये पाकिस्तान हो दज्जाल सकता ने है। दुबई से नहीं गुजरना? दज्जाल ने दुबई से ऐसे स्टडीज़ में नहीं है कि वो दुबई से गुजरेगा या, लेकिन ऐसे रिसर्चर्स का कहना है कि शायद ये इसको रफ्तार को तेज़ करने के लिए, हालांकि कुछ स्टडीज़ ये भी हैं कि दज्जाल की जो आमद है वो बेसिकली आइसलैंड जो कि अभी ग्रीनलैंड के नाम से है वहाँ से होगी। हाँ, और इनफैक्ट एक ऐसी टीम जो है वो कार्रवाई भी वहाँ कर रही है। जंग के लोगों की जुबान कैसे वो समझेगा? ये तो देखो मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रही कि मेरी तरफ से है कि मुझे इस पे कोई राय देनी तो है। दज्जाल फिर ऐसा वाला दज्जाल तो पाकिस्तान आके बेचारा फंस ही जाएगा। हाँ भाई ये बात है कि शायद आई थिंक वो कह रहे हैं कि इस रफ्तार को ज़्यादा तेज़ किया जाए क्योंकि उनका कहना है कि हमारे मसीहा होंगे, हमारे लिए आएंगे, इसीलिए वो मस्जिद अक्सा को ख़त्म करके और वो उसको जो है अपने टेंपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दज्जाल को ये पता है कितने कितने क्रेजी लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं और क्या क्या कर सकते हैं? इसराइल को पता है, दज्जाल को पता हो ना हो। लेकिन मुझे जो कल बहुत अच्छी बात लगी कि बोस्निया की जो टीम थी उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड में आते ही उन्होंने इजरायली टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया। हालांकि वो पूरी लाइन में खड़े रहे थे लेकिन फिर भी उनकी टीम ने प्रॉपर बायकॉट किया। ये चीजें हैं जो कि हमें करनी चाहिए। हाँ, इनकरेज करनी एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं हम। ख़वातीन हज़रात, डिजिटल इकोनॉमी में पाकिस्तान ने एक अहम संग मील जो है वो उबूर किया है। वो ये है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने नई तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने डिजिटल इकोनॉमी में नया संग मील उबूर करते हुए एक्सपोर्ट से 1 अरब 60 करोड़ डॉलर्स जो है वो कमा लिए हैं। पाकिस्तानियों की फ्रीलांसर्स एक्सपोर्ट से 11 माह में 1 अरब 60 करोड़ डॉलर्स कमाने की ये रफ्तार तेज तरीन है। रवा माली साल के पहले 11 माह में फ्रीलांसर्स एक्सपोर्ट में 80% का इजाफा देखने में आया है। सिर्फ मई 2026 की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रीलांसर्स एक्सपोर्ट की आमदन 16 करोड़ 90 लाख डॉलर्स रही है, जबकि मई में सालाना बुनियाद पर फ्रीलांसर्स एक्सपोर्ट में 87% का जो है वो इजाफा देखने में आया, विच मीन्स कि हर कोई अब यही चाहता है कि वो रिमोटली काम करे, घर से बैठ के काम करे या कहीं पर भी मौजूद हो, ट्रैवलिंग करते हुए काम करे। इसलिए नाजरीन, हम ये आपको बार बार बोलते हैं कि ये डिजिटल इकोनॉमी अब पूरी दुनिया इस पर शिफ्ट होने वाली है। आप लोग भी कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड, कुछ अमेजोन से रिलेटेड, कोई ऐसी ट्रेडिंग ऑनलाइन हो, कुछ ऐसी चीज़ जो है वो सीखें कि आप लोग अपना काम खुद कर सकें और ये ऑफिसेस के चक्कर लगाना ख़त्म हो, बॉसेस के जो है वो फील हो सके, बल्कि मुल्क की तरक्की में भी कंट्रीब्यूट करें। और ये सिर्फ इंडिविजुअल सतह पे नहीं है कि इंडिविजुअली जो है इतना सासा कमाया गया है। डेफिनेटली कंपनीज भी जो है बाहर की कंपनीज पाकिस्तानी कंपनीज को भी आउटसोर्स करती है। सो वो भी एक तरीका कार है। लेकिन इसकी सबसे जो बेसिक हमारी तरफ से अच्छी हमारे लिए बात है यही है कि रिमोटली मोस्टली सारा काम आपसे कभी किसी ने ये सवाल किया कि हम अक्सर सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, तो आपसे कभी किसी ने ये सवाल किया कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया? नहीं, ये सवाल किसी ने नहीं। वैसे आपसे अगर मैं आज ये सवाल पूछूं कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया तो आप क्या बोलेंगे? वैसे मैं अगर कहूँ तो मैं ये कहूँगी, एक तो मैं अपने वतन से बहुत मोहब्बत करती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, आपने क्या दिया? नहीं, मेरे ख्याल से हाँ सब बेशक करते हैं, लेकिन देखिए मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी बाहर जाने के लिए, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो भी है अपना वतन है, अपनी मिट्टी अपनी मिट्टी है। और पता नहीं क्यों लेकिन है मुझे एक उन्स है अपनी मिट्टी से बहुत ज़्यादा। हालांकि मेरे भी गिले शिकवे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने वतन में ही रहना चाहूँगी।
दूसरी चीज़ ये कि जितनी मेरे से कोशिश मैं करती हूँ कि ज़्यादा कुछ ना भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो अच्छी बात बता सकूँ, अच्छी बात कर सकूँ, हर किसी के साथ अच्छे से सलाम दुआ रखूँ, चाहे वो ये हो कि मुझे कोई गार्ड नज़र आए, कोई साइल नज़र आए, कोई भी, तो अच्छे तरीके से बात करना, इसको मैं अपनी तरफ से समझती हूँ कि शायद आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग। और वो सिर्फ मुल्क के लिए नहीं होता, जाहिर है वो इंसानियत की खिदमत करना होता है। वो ये सिर्फ नहीं है कि आपने सिर्फ पाकिस्तानी के साथ ही अच्छी सलाम दुआ करनी है, वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी मुल्क से हो, आपने इसमें कोई भेदभाव नहीं रखना। तो मेरे ख्याल से ये आपने वैसे क्या दिया? मैंने अपना आप दिया, अपनी जवानी दे दी है मुल्क अभी को, तो जवानी आ रही है, अभी तो आई है आपकी जवानी, अपनी अपना बचपन दे दिया है। ठीक है, मैंने पाकिस्तान को एटलीस्ट अपनी कम्युनिकेशन स्किल से इतना एक दिया कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग मौजूद हैं या पाकिस्तान में जितने भी डिप्लोमेट्स आते हैं उनको मैं पाकिस्तान के बारे में बड़ा अच्छा बताता हूँ, पाकिस्तान की चीज़ें उनको बताता हूँ, पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान की डाइवर्सिटी, हमारे रंग, हमारे रक्स, हमारा मौसीकी, उनसे रुशनास उनको करवाता हूँ, हमारे खाने उनको खिलाता हूँ। पाकिस्तान की प्रमोशन में जो है ना वो आई गेस कुछ ना कुछ मेरी कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि मैंने उस लिहाज में की है। लेकिन वैसे इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती हूँ, पाकिस्तान में पैदा हो गया हूँ, इससे ज़्यादा और क्या। लेकिन हमें भी पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है एंड वी आर होपफुल कि पाकिस्तान को भी हम जैसे नौजवानों पे फ़ख्र ज़रूर हो। हाँ सही बात है। या आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देते हैं, दुनिया की सबसे बारीक चॉकलेट। या बारीक चॉकलेट से पहले अगर मैं नौजवानों को ये ना बता दूं कि बड़ी खुशखबरी, हमारी सरकारी भर्तियां आई हैं जी, और अगर वो कोई ज्वाइन करना चाहे, स्पेशली हमारी सिक्योरिटी में मदद करना चाहे, मुल्क को बेहतर बनाने में, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में, तो फाइनली भर्तियां आई हैं और अच्छी खासी आई हैं, वाफिर मकदार में हैं। आपको बताते हैं कि जी 18 जून 2026 के मुताबिक बेरोज़गार पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सैकड़ों नई सरकारी आसामियों पर भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी पुलिस इस्लामाबाद में सैकड़ों नई आसामियों की मंजूरी के साथ उन पर भर्तियों की मंजूरी भी दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस में 1934 नई आसामियों की मंजूरी दी गई है और उन पर भर्तियां स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन में की जाएंगी। VIPs हसास तनसीबात के लिए 997, अमन अमान के लिए 937 नई आसामियाँ मंजूर की गई हैं। इन आसामियों पर 1580 कांस्टेबल्स और 180 हेड कांस्टेबल्स भर्ती किए जाएंगे, जबकि इसके अलावा ऑपरेशंस की निगरानी के लिए 24 इंस्पेक्टर्स के ओहदे भी मंजूर किए गए हैं। 100 सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियां भी 50 और 100 के करीब हैं। सो जो भी फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने मुल्क की आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि आप कुछ करके दिखाएं। और वैसे भी उसके साथ साथ अगर हम ये बात भी करें तो इस्लामाबाद पुलिस वाकई में जो है वो अच्छी है। इस्लामाबाद पुलिस की बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ है। हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी इंसिडेंट हो तो फौरी तौर पे उसको अप्रोच करके इस्लामाबाद पुलिस हल करती है। शायद इलाका छोटा सा इसलिए आसान है, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है। हम लोग इस्लामाबाद की अगर जोग्राफियाई हैसियत देखें तो हर सूबे से ओपनली रास्ते खुलते हैं, इसलिए उनको भी श्रिंक किया जा रहा है। बहुत अच्छा इस्लामाबाद पुलिस काम करती है, हो गया है तो बहुत इट्स लाइक टोटली तमीज़ है इस्लामाबाद पुलिस के अंदर। एक और अच्छी बात है, और पिछले कुछ अरसे में यंग बॉयज़ वहाँ पर अपॉइंट होकर खड़े होते हैं अक्सर नाकों पर, जो कि समझते हैं, जिनको बात करने की भी तमीज़ है, जो अच्छा लगता है उनसे बात करके भी, तो एजुकेटेड भी हैं और कंडीशन को आपकी समझेंगे। अगर आप जल्दी में होंगे, फजूल सवालात नहीं करेंगे आपसे, ओवर चेकिंग जो है वो आपकी नहीं करेंगे, आपको एम्बेरस नहीं करेंगे चेकिंग के दौरान। ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे इकदाम के ऊपर काम करना जो है वो चाहिए। और पुलिस की ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर आसामियों में भर्तियाँ जा रही हैं वहाँ पर ग्रूमिंग की भी ज़रूरत है। आई एम श्योर कि जो हमारे IG इस वक्त है नासिर रिजवी साहब, जिस तरीके से, नासिर रिजवी नाम है ना उनका, ठीक है, जितना वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और जितना अच्छे तरीके से वो लेकर चल रहे हैं सारे सिस्टम को, बहुत तो अच्छी परफॉर्मेंस है इस्लामाबाद पुलिस के सामने आ रही है। खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को भी बेहतर कर दिया जाए। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस बहुत फ़र्क काम करती है। हाँ, ये आपकी बात वैसे ठीक है। ट्रैफिक कवानीन की हमें खुद भी पासदारी करनी चाहिए। CTO साहिबा आई हैं,
कायनात अजहर साहिबा। हमें खुद भी देखिए ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करनी चाहिए ना। जब अक्सर औकात ऐसे होता है कि हम भी बहुत जल्दी में होते हैं तो बहुत सारे हम कहते हैं सिग्नल तोड़ दो। रात के वक्त मोस्टली लोग जा रहे होते हैं तो रात को तो सिग्नल जो है कोई फॉलो ही नहीं करता। कौन सी ट्रैफिक? एक बड़ा सिंपल सा सवाल है जी। अगर कोई ट्रैफिक फॉलो नहीं करते हैं, कुछ नहीं करता, उसमें आपका अपना कसूर है। आप देखें मेरा 2 दफा चालान हुआ, एक दफा मरी जाते हुए मेरा चालान हुआ है, एक दफा रावलपिंडी एंटर होते साथ मेरा चालान हुआ है। मेरे दोस्त का एक दफा इरेगुलर लाइट्स पे, एक लाइट बंद थी एक ऑन थी, उस पे उसका जो है वो चालान हुआ रावलपिंडी के अंदर। क्यों? वहां पे ऑटोमेटिक कैमरास काम कर रहे हैं। उसके बाद से वल्ला जो कभी कोई दिन हो कि मैं सीट बेल्ट लगा के या कोई भी मैंने ऐसी जो रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन की हो रावलपिंडी के या पंजाब की हदूद के अंदर, ये जो जितने कैमरास लगे हुए हैं सेफ सिटी के, जब ये एक्टिव कैमरास हैं, आप इन पे चालान क्यों नहीं लगाते? बात तो ठीक है। आपकी शिकायत वैसे स्पीड लिमिट पे चालान होना चाहिए, सिग्नल जो है वो ब्रेकिंग पे चालान होना चाहिए, सीट बेल्ट ना होने पे चालान, सब फोन भी यूज करने पे चालान होना चाहिए। वो तमाम तर कैमरास लगे हुए हैं और उन पे कोई चालान नहीं। जुर्माना देंगे तो हम वही वाली वाम है, जब तक हमें लकड़ी नजर ना आए, डंडा नजर ना आए, तब तक हम नहीं फॉलो करते। मैं अपना ये बताऊंगा जुर्माना देने के बाद अक्सर ये होता है कि हम बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं, हमें लगता है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ही तो जाना है, खैर है, लेकिन उस दौरान कुछ भी खुदा न खास्ता हादसा पेश आ सकता है। लेकिन जब मुझे पता होगा कि मेरा चालान 100% होगा, उस पर कोई इख्तियार भी नहीं है मेरा, ना मेरी कोई बहस है किसी के साथ, ना किसी ने मुझसे बहस करनी है, तो आप ऑटोमेटिक चालान को ऑन क्यों नहीं करते? एडवोकेट साहब एक आए थे, वो यूके में बहुत, वो इनफैक्ट काउंसिल ऑफ किंग भी रहे हैं, राइट? सो उनसे मैं बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, कसूर आपका नहीं है। देखिए मैं इंग्लैंड में होता हूँ तो मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे फॉलो करता हूँ ना जैसे कि मैं अपना मजहब फॉलो करता हूँ, लेकिन यहाँ आते साथ ही मुझे भी कोई मसला नहीं होता मैंने सीट बेल्ट लगाई है कि नहीं लगाई, मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सो उन्होंने कहा कि ये बेसिकली हम अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हम वो ही नहीं फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी आती है कि हाँ बेसिकली हम जब ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं तो उनकी भी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि उनको इदारे ने कहा है कि आप लोग जो हैं लोगों के साथ बदतमीजी करें या उनको बेजा तंग करें, लेकिन उनकी भी या तो किसी न किसी वजह से उनका मूड ख़राब होता है, गर्मी में तप रहे होते हैं या जो भी होता है, लेकिन उसकी वजह से वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं, जो कि गलत बात है। सो अपनी जिम्मेदारी को पहचानना। एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आती, जैसे ही कोई बंदा अफसर लगता है तो सारे लोग उसके जो है ना आसपास ऐसे जमा हो जाते हैं जैसे वो अफसर साहब तो जो है ना कोई शाही खानदान के बादशाह लगे हैं। नई सीटीओ साहिबा अभी अपॉइंट नहीं हुई, जितनी बिजनेस कम्युनिटी है वो उनके डिनर्स करवाना शुरू हो गई है, लंच करवाना शुरू हो गई है, ओपनिंग्स पे वो जा रही। ये क्या चल रहा है भाई साहब? कुछ भी चल रहा है। इस पे हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज सेगमेंट में है एक पुलिस से ही भी या एग्जैक्टली आज हमारे साथ हैं एग्जैक्टली डीपीओ साहब है, हम उनसे जो है ना वो जिक्र करेंगे कि प्रोटोकॉल एंजॉयमेंट का कितना मजा आता है। आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान ने अमेरिका में 4 मुल्की पोलो टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया है। बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एक और एजाज़ अपने नाम करते हुए 4 मुल्की पोलो टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। अमेरिका में मुनक़िदा 4 मुल्की पोलो टूर्नामेंट में मेज़बान अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान पोलो में आगे जा सकता है, बहुत पोटेंशियल है इसमें। पाकिस्तान के अंदर चूंकि फ्री स्टाइल पोलो खेली जाती है, हमारे ऑलरेडी नेचुरल प्लेयर्स जो हैं वो इतने कमाल के तैयार हैं। उसके अलावा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इधर जो गोल्फ क्लब्स, इधर जो पोलो क्लब्स मौजूद हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से टीम्स खेलती हैं। सो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर हम फोकस करें तो देखें ना आप, यहाँ पर 4 दूसरी टीम्स भी और मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो है वो फाइनल इसका जीत लिया। एग्जैक्टली 4 टीमों के मामले 4 मुल्की पोलो टूर्नामेंट अमरीकी रियासत वर्जीनिया के मैदान ग्रेट मेडो में 14 जून को जो है वो खेला गया था और पोलो टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शानदार फतह से साबित हो गया कि पाकिस्तानी किसी खेल में भी दुनिया से कम नहीं है। ऐसा ही है, यही तो हम कह रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तानी किसी खेल में कम नहीं है। सिर्फ क्रिकेट पे फोकस ना करें, पाकिस्तानी किसी खेल में जो है क्रिकेट पे फोकस की जब हम बात करते हैं, ठीक है क्रिकेट को सब बहुत पसंद करते हैं, सो उस पर फोकस होना चाहिए, लेकिन जब भी हम बात करते हैं ना कि किसी चीज़ की प्रमोशन के लिए सेलिब्रिटीज़ खेल रहे हैं तो भी क्रिकेट होती है, कोई वैसे ही टीम्स का, डिपार्टमेंट्स का आपस में मैचेस हैं तो भी क्रिकेट है, मतलब एवरीथिंग इज क्रिकेट अराउंड। सो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी नौजवान नस्ल फुटबॉल में दिलचस्पी नहीं रखती, और या फिर जो नौजवान नस्ल हमारी फुटबॉल या फिर किसी और स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखती हैं
वो कहाँ जाएगी? क्या उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, वो अपना जौहर दिखा सके और उसके बाद उनको पॉलिश करके इंटरनेशनल टीम्स में जो है जगह दी जाए? लेकिन नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। सो हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये होती है, हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आप क्रिकेट को बहुत जो है वो फेम दे रहे हैं या सराह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बाकी स्पोर्ट्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद आई ये न्यूज़ और मुझे भी वो चॉकलेट देखनी है। हाँ, कि सबसे बारीक चॉकलेट, अब इतनी बारीक चॉकलेट, अब ये सवाल किया जाता है कि जी इतनी बारीक चॉकलेट होगी तो उसका टेस्ट कैसे आएगा। हाँ। लेकिन यही खबर हम आपको बताते हैं कि 2024 में टोक्यो में लॉन्च होने वाली मेट बोटेगा डील जो चोकोलाटो ने मुतारिफ करवाई थी, उसने बहुत कम वक्त में दुनिया में तवज्जो हासिल कर ली है और उसकी वजह यह है कि ये दुनिया की सबसे बारीक चॉकलेट है। इस शाहकार का नाम है कोर्टेशिया। इसका नाम कोर्टेशिया रखा गया जिसका इतालवी ज़बान में मतलब है दरख्त की छाल। ये मुनफरिद चॉकलेट सिर्फ 0.03 मिलीमीटर मोटी चॉकलेट है, लाइक मिलीमीटर, और वो भी 0.03। तो सोचिए, मतलब जाहिर है वो तस्वीर ऊपर से लो, एंगल्स डिफरेंट होंगे तो आई एम श्योर कि मोटी लग रही है, लेकिन 0.03 अगर मिलीमीटर उसकी है, उसका वेट है, तो वो बहुत ही छोटी है। और वो कह रहे हैं कि जी इंजीनियरिंग का एक हैरत अंगेज कारनामा करार देते हुए कहा है कि इतनी बारीक चॉकलेट बनाना असल में मामूली सी बात है ही नहीं। उनका ये भी कहना है कि वो बहुत मुतासिर हुए और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, तो जिन्होंने ये चॉकलेट बनाई है उन्होंने कहा कि सिंकेलिया के विजन में छुपा है, उनका मकसद एक ऐसी चॉकलेट तख्लीक करना था जो मुंह में जाते ही बेमिसाल अंदाज में पिघल जाए, मतलब आपको फील भी ना हो कि आपने कुछ खाया है, लेकिन वो पिघल जाए और वो उस टाइम पे आपको जो छोटा सा वो टेस्ट फील होता है ना, उस मोमेंट को बेसिकली कैप्चर करने के लिए इन्होंने इतनी बारीक चॉकलेट बनाई है। ख़वातीन हज़रात, अगली खबर पढ़ के मैं थोड़ा सा हिल गया, इसलिए मैंने वो एक्साइटमेंट है कि वो आपको मैं बताऊं। दुनिया का एक जानवर है, ठीक है, जो कि तमाम जानवरों में सबसे मुअम्मर तरीन है, ये खबर लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअली खबर ये है कि इस पूरी जो हमारी ज़मीन है, इस पे जितने भी हयातियात बसते हैं, चाहे इंसान है चाहे कोई जानवर है, मेरा ख्याल है कि उसमें ये सबसे जो है ना वो मुअम्मर तरीन, सबसे बुजुर्ग जो है वो बंदा होगा। सबसे ज़्यादा एज इसकी है 194 ईयर्स, और ये है एक कछुआ। इसका नाम है जॉनथन, और जॉनथन 1832 में जो है वो पैदा हुआ था, और अभी आप अंदाज़ा लगा रहे तो 194 ईयर इसकी एज है। 1832, उस वक्त तो अंग्रेज भी नहीं आए थे बड़े सगीर पाको हिंद में। मैं वही कह रही हूँ, इससे सब कुछ देखा है, सब कुछ से मुराद सब कुछ। इसको तो आंखों देखी, आप बीती तो ये बता सकता है, लेकिन ये बता नहीं सकता। 194 ईयर्स, मुझे ये नहीं पता था कछुओं जानवरों की उम्र कम होती है। हाँ, मुझे नहीं पता था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम जो है वो करवा लिया है, और कछुए का मुझे नहीं पता था इतना लंबी देर तक जो है। वैसे मुझे भी नहीं पता था इतने साल उसकी जो है वो जिंदगी हो सकती है, और अभी भी चलता है। लेकिन उसको देखिए, उसको पता चल रहा है कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, इवन उसकी भी स्किन जो है वो सब मालूम हो रहा है। बोटॉक्स फिलर उसको भी करवा दें, एस्थेटिक्स होने चाहिए। लेकिन या मतलब मुझे आज ये मेरी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है कि हाँ इतनी ज़िंदगी भी हो सकती है कछुओं की। ख़वातीन और हज़रात, फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्रेज़ जो है अवाम का जारी है, नया आलमी रिकॉर्ड बना लिया है। शायकीन ने इतने ज़्यादा लोग फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए गए थे। 16 जून वाला जो मैच था उसमें 4 मैचेस मजमूई तौर पर खेले गए, जिसमें 2,81,223 शायकीन जो है वो स्टेडियम में मौजूद थे। 2 लाख से ज़ायद लोग जो है वो एक दिन में फुटबॉल देखने के लिए आए थे। तो ये क्रेज आप 2,81,000 में, मतलब आप ऐसे ही लगा लो 20,000 ही कम में 3 लाख में। 3 लाख में एग्जैक्टली। फीफा का कहना है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप तारीख में एक दिन में सबसे ज़्यादा तमाशाइयों की आमद का नया रिकॉर्ड कायम हुआ, जो कि 1994 वर्ल्ड कप का 2,77,000 शायकीन का रिकॉर्ड टूट चुका है। फीफा के मुताबिक फ्रांस, सेनेगल, इराक, नॉर्वे, अर्जेंटाइन, अलजायर, ऑस्ट्रिया और उर्दन के मैचेस में शायकीन की रिकॉर्ड हाजिरी देखने में आई है, जबकि फीफा वर्ल्ड कप के 2026 के पहले 6 रोज़ में 13,09,652 शायकीन मैचेस देखने पहुंचे। फी मैच औसतन हाजिरी 65,483 रही है। फीफा के मुताबिक वर्ल्ड
कप 2026 मजमूई हाजिरी के तारीखी रिकॉर्ड की जानिब गामजन है। 1994 वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 35 लाख शायकीन ने मैचेस देखे थे। मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो ग्रुप मरहले के अख्ताम तक नया मजमूई हाजिरी का रिकॉर्ड जो है वो भी कायम हो जाएगा। सिर्फ ग्रुप मैचेस के अख्ताम पे, इवन पूरे टूर्नामेंट के अख्ताम पे भी नहीं। सो देखिए, अब लोगों में क्रेज़ तो है ना फुटबॉल को भी देखने का, लेकिन पाकिस्तान में फुटबॉल का फ्यूचर क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अलबत्ता अभी उसके रिवाइवल के लिए काम हो रहा है, जो कि एक खुशाइंद बात है। ख़वातीन हज़रात, हमारा पहला सेगमेंट ख़त्म हो जाता है, ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे और बात करेंगे ईरान अमेरिका के हवाले से। आज होने थे डायलॉग्स, वो मुलतवी हो गए हैं, उस पर क्या अपडेट है हमारे साथ। भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, जैसे सेगमेंट पे जाने से पहले हमने बताया था कि ईरान और अमेरिका के माबैन जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, जिसको इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जा रहा है, वो साइन हो चुका है इलेक्ट्रॉनिकली। अब उसके साइन होने में वो नकात क्या हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। उसमें पहला जो सबसे मेन पॉइंट है, फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, जो कि अब हो भी चुकी है। अदम जारहियत का जो अहद है, दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या फौजी कार्रवाई से गुरेज करेंगे। तीसरी जो चीज़ है वो एक दूसरे की सॉवरेनिटी और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। 16 रोज़ा मुज़ाकराती अमल, ये जो पॉइंट है इस पर बात करने की ज़रूरत है कि दोनों ममालिक 60 दिन के जो एक विंडो दी गई है उसके अंदर एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात में भी रहेंगे और हतमी मुआहदे की तरफ भी जाएंगे, लेकिन साथ ही इन जो नकात है उसकी पासदारी भी की जाएगी। अपनाए हरमुज़ की बहाली थी, ईरान आलमी तिजारती जहाज़ों के लिए अपनाए हरमुज़ को हर तरह से खोला जाएगा और जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से लगाई गई थी उसका भी फौरी ख़त्मा जो है वो किया गया था। साथ ही अमेरिका की तरफ से बहरी पाबंदियों का भी ख़त्मा कहने का नज़र आ रहा है। इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी जो है वो बरती जाएगी ईरान के साथ। मंजमद असासों की भी वापसी का तकाजा किया गया है, जो कि भी अमेरिका ने कबूल किया है कि वो कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें जोहरी प्रोग्राम पर ताउन, ईरान को जो है वो डिस्ट्रॉय करने को बोला गया है। ईरान अभी फ़िलहाल तो मान गया है, लेकिन इसका फ्यूचर पे क्या असर होगा, क्या फ्यूचर में ईरान वापस उसको बनाना चाहेगा। और इनफैक्ट ये बात भी हो रही है कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम अपनी मिसाइल जो प्रोडक्शन है वो बंद नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी जो यूरेनियम की है, जो हमारी जोहरी प्रोग्राम की तैयारी थी, उसको अभी फ़िलहाल हम स्टॉप कर लेंगे। इन सारी नकात पर बात करेंगे, आगे का फ्यूचर क्या होगा और स्पेशली ये जो 60 डेज हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोनों फरीकैन का इन 60 दिनों में मुआहदे के नकात पर अमल पैरा होना और उनकी पासदारी करना। क्या चल रहा है इस सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जूम लिंक के थ्रू मौजूद है एम्बेसडर मसूद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकली ये मेमोरेंडम साइन हो चुका है और इसको इनफैक्ट 3-4 दिन भी हो गए, लेकिन आज इन मुज़ाकरात का वो हतमी दिन है जब फुली जो है हमारे पास एक नतीजा खेज़ मुज़ाकरात सामने आएंगे, मुआहदा सामने आएगा। क्या कहेंगे इस पर? जी शुक्रिया। देखिए, ये एक बड़ी खुशाइंद डेवलपमेंट है और आपको पता है कि पिछले 4 महीने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने क्या किरदार अदा किया और उसके नतीजे में यानी कि हम दो मुतहारिफ फरीक जो कि पिछले 47 साल से एक दूसरे के खिलाफ सफारा थे, उनको हम एक मेज़ पे लेकर आए, हमने सीज़ फायर करवाई। उसके बाद बाचवी में हम जो थी बैकडोर डिप्लोमेसी, उसमें हम इन्वॉल्व रहे बड़े एक्टिवली। और अब ये कि उसका नतीजा ये निकला कि एक मेमोरेंडम, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हो चुका है। आप सही फरमा रही हैं कि आज जिनीवा में जो बातचीत है वो मेरा ख्याल है उसका आगाज़ होगा और वो अब टेक्निकल लेवल पे होगा। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है अमन के लिए और इस खित्ते में इस्तेहकाम के लिए। लेकिन अब जो रियल टेस्ट है वो अब शुरू होगा। जो 60 दिनों का जो एक टाइम फ्रेम दिया गया है
उसके अंदर दोनों फरीक बैठेंगे और जिसको कहते हैं कि डिटेल्स में जाएंगे। ये जो सारे इश्यूज हैं इनके दरमियान तनाज़ात हैं, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम है, सैंक्शंस का है हटाना, फिर जो ईरान के एसेट्स इन्होंने मंजमद किए हुए हैं उनके ऊपर से पाबंदियां हटाना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह खुलना। तो ये सारी चीज़ें जो है अब ये इस पे तफसील के साथ गुफ्तगू होगी आज से। तो ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा, इतना आसान नहीं है। और पहले भी अगर आप देखें तो एग्रीमेंट्स होते हैं और एग्रीमेंट्स टूट भी जाते हैं, उसमें तातुल का वो शिकार भी हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अब सबसे अगर आप इस तनाज़े का ज़रा जो फरवरी में शुरू हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, ये उसका जायज़ा लें तो जो प्ली ली गई थी अमेरिका की तरफ से ये थी कि वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारा मेन हदफ है, और उसके साथ वो रजीम चेंज वगैरह की भी बात हुई। अब बात यह है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसके ऊपर तो जो आपने खुद ही ये 14 निगाती मंसूबा जो है वर्क प्लान, इसके आपने सेलियन फीचर्स जो हैं खुद ही आउटलाइन कर दिए हैं। तो अब ये न्यूक्लियर इशू के ऊपर दोनों साइड्स बैठेंगी और बात करेंगी, और इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व होगी, क्योंकि जो भी अगर जो एनरिच्ड उनकी जो कैपेबिलिटी है यूरेनियम है ईरान का, उसको डिस्ट्रॉय होना है तो वो भी आईएए के सुपरविजन में होना है। दीज आर ऑल टेक्निकल डिस्कशंस, ये होगा। तो ये खासी अभी यानी कि इसमें पेचीदगियां आ सकती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि चूंकि ईरान ने बिल्कुल अपने अज़म का इरादा किया है और बार बार वो कहता रहा है कि हमारा कोई न्यूक्लियर जो है वेपन बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो इस पे शायद जो है इवेंचुअली आखिर में यानी कि अल्टीमेटली ये मुआहिदा जो है हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। फौरी जंग बंदी का, फौरी जंग बंदी में ये भी तकाजा किया गया है कि जो लबनान में हो रहा है वो भी बंद किया जाए, और बाकी सारी अगर कहीं और जो है ऐसी सरगर्मियां इसराइल करना चाह रहा है तो वो भी ख़त्म होनी चाहिए। इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि इसराइल तो अपनी हटदर्मी पे अड़ा हुआ है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जो है जी, लेबनान का तो बड़ा स्पेसिफिकली जिक्र है इन 14 निकाती मंसूबे में, और इजराइल ने तो ये कह दिया है कि हम जो है हम इसको मतलब एंडोर्स नहीं करते, कबूल नहीं करते जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, हम अपने जो स्ट्रगल है वो जारी रखेंगे। गो के नेतन्याहू ने कल ये कहा है कि अमेरिका जो है एक बहुत अहम अलाय है और हम इस वॉर में इकट्ठे रहे हैं और आइंदा भी साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन उनके दरमियान अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी पैदा हुई है वो नेतन्याहू के और उसके जो वज़रा हैं उनके बयानात की वजह से हुई है कि वो हटदर्मी पे जो है वो कायम हैं और अपने लेबनान के ऊपर अभी भी अटैक्स हो रहे हैं। तो इजराइल तो ये चाहेगा कि किसी तरह वो स्पॉइलर का किरदार जो है वो अदा करता रहे, लेकिन अब देखना ये है कि सदर ट्रंप किस हद तक जाते हैं और इजराइल को प्रेशराइज करके इस चीज़ से मना करने पर यानी कि जो है वो उसको परसुएट कर लेते हैं कि इस सिस्टम को या इस एग्रीमेंट को डिस्टर्ब ना किया जाए, नेगोशिएशंस जो है उनको चलने दिया जाए। लेकिन इजराइल जो है उसकी एक एडवेंचरस पॉलिसी है मिडिल ईस्ट में, और वो मेरे ख्याल है इस किस्म की शरारतें और इस किस्म की जो है कार्रवाइयाँ करता रहेगा। तो देखना ये रियल टेस्ट यही है, और ईरान ने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है कि इसको लेबनान तक जो है वो एक्सटेंड किया जाए यानी कि सीज फायर को। तो ये बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी नाजुक किस्म की यानी कि एक स्टेज है जिस पे अगर इजराइल ने अपनी कार्रवाइयाँ बंद ना की तो ये नेगोशिएशंस भी जिनेवा में जो होने हैं ये भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑलराइट सर, ये फरमाइएगा कि इस वक्त अगर हम दोनों फरीकैन की बात करें, अमेरिका को क्या हासिल हुआ और क्या गंवाया, ईरान को क्या हासिल हुआ और उन्होंने क्या गंवाया, ज़रा कुछ इस हवाले से कंपैरिजन प्लीज़ कीजिएगा। जबकि अमेरिका में सिर्फ एज एन कंट्री अमेरिका की बात नहीं है, एज ए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी उनकी ख्वाहिश, उनकी तरफ से सब कुछ स्टार्ट किया हुआ, मिड टर्म इलेक्शन भी सर पर हैं, कहा जा रहा है जिडी वेंस उनको ओवरटेक भी कर सकती हैं। इस हवाले से आपका जो है वो क्या ऑब्जर्वेशन है? और ऑन द अदर हैंड ईरान की सुप्रीम लीडर की डेथ तो हुई, लेकिन एक दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि दोबारा से वो कौम आज़ाद होने के गेटवे पे है, जहाँ पर दोबारा से उनकी सैंक्शंस जब हट जाएंगी, पड़ोसी ममालिक समेत दुनिया भर की तजारत खुल जाएगी, तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट तो होगा, ऑल्दो वो खुद मुल्क एक खुद कफील अपने आप को बना चुका है। प्लीज़ सर बताइएगा। ये देखिए, बात ये है कि अगर आप ये जो MOU है इसके 14 नुकात का अगर आप जायज़ा लें
तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ईरान का इस सारे प्रोसेस में एक अपर हैंड नज़र आता है। बिल्कुल। यानी कि वो बातें इसमें हैं जो कि ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेके जाती हैं, उसको एडवांस करती हैं। यानी कि ईरान ने कोई ज़्यादा ग्राउंड जो है वो कंसीड नहीं किया सिवाय न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, और न्यूक्लियर प्रोग्राम तो आपको पता है जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था वो तो पहले ही हो गया था और उसमें ईरान मान गया था, तो ईरान अभी भी मान जाएगा, ये काफ़ी हद तक इसी का इम्कान है। तो मेरा मतलब अदर देन द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑन विच ईरान वाज ऑलरेडी विलिंग टू कंसीड ग्राउंड, उसके अलावा आप देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को उन्होंने एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया है और अभी भी वो लेवर जो है ईरान के हाथ में है। सैंक्शंस उन्होंने ये बात बनवाई है कि अमेरिका जो है सैंक्शंस हटाएगा, उसके एसेट्स जो है अनफ्रीज करेगा, ठीक है जी। लेबनान के ऊपर जो है वो सीज फायर जो है उसका इतलाक होगा, इजराइल को मना किया जाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं ये तो वो हैं जो कि ईरान कंसिस्टेंटली मेंटेन करता रहा है और डिमांड करता रहा है। तो उसकी जो ये वर्क प्लान है, ये एमओयू है, तो उसमें तो उसकी बातें मानी गई हैं। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका के जो आदाब थे वो बिल्कुल उसमें कामयाब नहीं हुआ। सबसे पहले कि अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसमें बड़ी पेशोखम आ सकते हैं बातचीत पे। अब उसमें देखिए जहाँ तक मुझे याद है उसमें ये भी लिखा हुआ है इस एमओयू में कि जो न्यूक्लियर डस्ट है, ये एनरिच्ड यूरेनियम है, वो उसकी डिस्ट्रक्शन गालिबन ईरान में होगी। यानी कि अब ये मोडालिटीज हैं जो अभी तय होनी है और जिसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो वेरीफाई करेगी, उसके स्पेक्टर्स आएंगे, उनकी मौजूदगी में सारा कुछ होगा। तो मेरा मतलब है कि ईरान ने तो कह दिया था कि हम तो न्यूक्लियर डस्ट भी लेके नहीं जाने देंगे बाहर कहीं, तो वो बात भी उनकी जो है वो मान ली गई है अपेरेंटली। तो जी, तो कहने का मतलब ये है कि ईरान का तो पल्ला इसमें भारी नजर आता है और ईरान को जो इस वक्त एक तो ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो कहीं फिगर ही नहीं करता था फरवरी से पहले, वो अब ईरान के बेसिकली ईरान ने उसके ऊपर हाथ रख लिया है। अब उसके हाथ में एक ये लीवर है, नंबर 1। नंबर 2, ईरान का जो प्रोफाइल है वो बड़ा है। यानी कि ये सब ने मान लिया कि इतनी सैंक्शन, इतनी पाबंदियों के बावजूद ईरान के अंदर इतनी जान है, ईरानी कौम के अंदर इतनी जान है कि दो बड़ी पावर्स के खिलाफ, जो कि न्यूक्लियर पावर्स है, सुपर पावर है, उनके खिलाफ खड़ी हो गई और लड़ सकती है और उसने मुकाबला किया और अपनी बात भी मनवा रही है। तो अमेरिका को तो जो इंटरनेशनल मीडिया है, अमेरिका का अपना मीडिया जो है, थॉट लीडर्स हैं, वही कह रहे हैं कि इट्स अ स्ट्रेटेजिक डिफीट फॉर अमेरिका, फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। फिर रिजीम चेंज की उन्होंने बात की थी, रिजीम चेंज नहीं हुई, उनकी लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ईरान जो है वो चल रहा है बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने पोजीशन अडॉप्ट किए रखी नेगोशिएशंस में जो बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी हो रही थी और उसमें उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं। और फिर ये है कि ईरान जो है अब रीजनली एक इम्पोर्टेंट कंट्री के तौर पर और आप उभरेगा। बल्कि अब आप ये देखिए कि जो सैंक्शन से हटेंगी तो इससे ईरान की इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है और जो प्रेशर है वो हटेगा और ईरान जो है आगे अपना ऑयल एक्सपोर्ट करने के काबिल होगा, तो उसको रेवेन्यू वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर सर हम इस मुआहदे को एक मिनट के लिए एक साइड पे रखते हैं और हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर इसराइल का मकसद क्या था। देखिए अभी ये जो अगले के 60 दिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इसराइल एटलीस्ट ऐसी कोई हरकत ना करे जिसकी वजह से सिचुएशन एस्केलेट हो सके। और हमें ऐसे लगता है, बल्कि हमें नहीं, माहिरीन की भी ये राय है कि शायद इसराइल ऐसा करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होता है तो आखिर इसराइल के मकासद क्या हैं? क्या वो अमन चाहता ही नहीं है, या फिर आज हमने इनफैक्ट ये भी देखा है कि वो मस्जिद अक्सा के बारे में उनकी क्या नीयत उनकी क्या है, राइट? सो आखिर वो ये गेम प्लानिंग जो सारी कर रहे हैं, ये जो बदअमनी फैला रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, इसके पीछे के उनके मकासद क्या है? और जाहिर है अमेरिका उनको बैक कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका अगर उनसे जो है पीछे हो जाता है, फिर सिचुएशन हमारे पास क्या आ सकती है? क्या इसराइल बिल्कुल ही उभर कर सामने आएगा और बिल्कुल ही बदअमनी हमें नजर आएगी? देखिए आज जुमे का दिन है और आज भी इजराइल कुछ हरकत कर सकता है ऑक्युपाइड टेरिटरी में जो कि इश्तियाल दिलाएं और इस प्रोसेस को सबोटाज करने की वो कोशिश करेगा, कर सकता है। बात यह है कि इजराइल में एक फार राइट गवर्नमेंट है और नेतन्याहू जो है वो यानी कि वो तो इंटरनेशनली भी डिक्लेयर हो गए क्रिमिनल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो उनकी जो मैकेनेशंस हैं, उनकी जो ये हरकतें हैं ये जारी रहेंगी। उसकी वजह ये कि उनका गेम प्लान ये था कि ईरान को पूरी तरह डेसिमेट कर दिया जाए, क्योंकि ईरान को वो ख़तरा समझते हैं। ईरान ही वो वाहिद मुल्क था जिसने इजराइल के ख़िलाफ़ जो है एक जद्दोजहद जो थी पूरी जारी रखी। उसने लेबनान में, हूतीस के ज़रिए, सीरिया में
इजराइल को कॉर्नर किए रखा। तो इजराइल का मकसद ही ओवरऑल ये था कि किसी तरीके से अमेरिका के साथ मिलके, और उसने नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप को उकसाया और वो उसके ट्रैप में आ गए और उन्होंने हमला कर दिया। ज़्यादा सोच विचार हुई नहीं, ना एंट्री स्ट्रैटेजी जो थी वो कोई डिस्कस हुई, ना एग्जिट स्ट्रैटेजी। तो ये चले गए। तो जाहिर बात है कि अहदाफ तो पूरे नहीं हुए, लेकिन अब उसका ये मतलब तो नहीं है कि इजराइल जो है सारी अपनी जो ग्रैंड डिज़ाइन है मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि इजराइल तो ये चाह रहा है कि मुस्लिम दुनिया में खलफशार रहे, मिडिल ईस्ट में खलफशार रहे, ताकि वो अपने जो एक बिब्लिकल उसका जो विजन है उसको आगे लेके जा सके। अब बात यह है कि इसमें उसको, मेरा अपना ख्याल ये है कि चूंकि उसके ऊपर इस वक्त बड़ी लान तान हो रही है, तो शायद वो थोड़ा सा पॉज करे, क्योंकि इससे उसका इत्तेहाद जो है, देखिए ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर हम ना हो आपके साथ तो इजराइल तो कुछ भी नहीं है। इजराइल तो, लेकिन सर दूसरी तरफ वो जो इंडिया के साथ मुलाकातें कर रहा है और उनके साथ जो इत्तेहाद बनाना चाहता है, क्या उसकी वजह से हमें खदशात लाहक हो सकते हैं पाकिस्तान को? नहीं, इंडिया के साथ ठीक है, वो इंडिया और इजराइल का नेक्सस है, वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी ना किसी तरीके से तो चलता रहेगा, उसमें हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लेकिन इन दी ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स, जहाँ के गल्फ कंट्रीज भी ये चाह रहे हैं कि अमन हो ईरान के साथ, ईरान भी ये चाह रहा है, ईरान अब अपनी रिकवरी चाहता है इकोनॉमी की, ईरान रिकंस्ट्रक्शन चाहता है। कोई आसान काम नहीं है कि 47 साल से उन्होंने इस चीज़ को बर्दाश्त किया है, बिल्कुल उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो अब चाहते हैं कि आगे बढ़े। तो अच्छा, उनके लिए भी एक मौका है। तो सारा इंटरनेशनल प्रेशर जो है, यानी कि जो अमेरिका के अपने अलाइज हैं बड़े, जापान है, साउथ कोरिया है, दूसरे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब, ब्रिटेन है, ये सब चाह रहे हैं कि बातचीत जो है अमन की तरफ जाए। तो ये अच्छा सर, मैं यही चाह रहा हूँ कि आप अमेरिका के हवाले से प्लीज जरा जो है वो बताइएगा, और खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप और मिड टर्म इलेक्शन, कोई फर्क पड़ सकता है इस चीज़ पे? नहीं, ट्रंप साहब के ऊपर भी प्रेशर ये है कि चूंकि इलेक्शन वहाँ आ रहे हैं, तो वही डिलीवर करना चाहते हैं कांग्रेस को, अफ्रीकी अवाम को, कि देखिए मैंने एक डील कर ली है जो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा बेहतर है, और मैं तो हमेशा अमन की बात करता हूँ, तो मैंने अमन डिलीवर कर दिया है। तो इसमें सबकी कलेक्टिव जो है वो एफर्ट है, कलेक्टिव यानी कि ये कह लें आप कि ख्वाहिश भी सबकी यही है, कॉमन डिज़ायर है कि स्ट्रेटेजिकली जो है वो आगे चले, और ये 60 दिन का जो मियाद है, टाइमलाइन, ये एक्सटेंड हो सकती है, ये ऐसी बात सर। ये स्ट्रेटेजिकली लेट्स टॉक अबाउट नाउ पाकिस्तान नेबर कंट्री है, ऑलरेडी हमारी गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, स्मगल हो के सामान यहाँ पर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली भी, खाने पीने की आइटम्स भी। सर ये सब कुछ डायरेक्ट जब हो जाता है तो इन्फ्लेशन पे पाकिस्तान में कितना फ़र्क पड़ेगा, और हमारा बिजनेस रूट ये खुलने से कितना बेनिफिट होगा हमें? देखिए, कल वज़ीर आज़म साहब की बात हुई है ईरानी सदर से, और उन्होंने, दोनों लीडर्स ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि जो हमारा ताउन है वो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। और बात ये है कि अब जब ये सैंक्शंस हटेंगी और ईरान की इकॉनमी में स्टेबिलिटी आएगी, उसके ऊपर से पाबंदियाँ हट जाएंगी, बैंकिंग चैनल्स के ऊपर से पाबंदियाँ हट जाएंगी, तो उसके नतीजे में ये होगा कि पाकिस्तान के लिए भी ईरान के साथ तिजारत और दूसरे मंसूबे जो हैं उनको दोबारा रीओपन करने की राह खुल जाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम प्रोजेक्ट जो है वो गैस पाइपलाइन का है, उसको हमें आगे लेके चलना चाहिए और ईरान से बात करनी चाहिए। ज़रा सिचुएशन अभी थोड़ी सी, अभी टाइम लगेगा, चंद माह लग सकते हैं। अगर ये हो जाता है तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, और ये पाकिस्तान को जो एक एनर्जी का एक बड़ा जो क्राइसिस रहता है उसको हल करने में खासी मदद मिलेगी। और ईरान जो है वो बहुत अहम मुल्क है हमारे लिए, हमारे तो आपको पता है हिस्टोरिक ताल्लुकात है उनके साथ। डेफिनेटली। तो ईरान और ये जो इस खित्ते में अब एक रीजनल, जिसको आप कह लें आर्क, या एक रीजनल आर्किटेक्चर बनेगा इसके बाद, क्योंकि बड़े सेटबैक्स हुए हैं, स्ट्रेटेजिक सेटबैक्स। तो उसमें पाकिस्तान का रोल जो है, मेरा अपना ख्याल ये है कि काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस मीडिएशन के जरिए ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि पाकिस्तान इज़ द न्यूट्रल इंटरलोक्यूटर। ठीक है। और वो पाकिस्तान जो है मसूद साहब, वो एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। हमने तारीख में देखा, भुट्टो साहब ने करने की कोशिश की थी कि ऐसा मुस्लिम फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि यूरोपीय यूनियन के सामने खड़ा हो सके, या ऐसा आपस में इत्तफाक हो सके, लेकिन वो बन नहीं पाया। बाद में भी हम इसकी कोशिशें देखते रहे हैं, लेकिन अब तारीख में एक पहली दफ़ा ऐसा लम्हा आ रहा है कि थ्रू आउट जंग में हमने देखा पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट की वजह से सऊदी अरब भी खामोश रहा। इनफैक्ट सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अच्छे रवाबित हमने देखे हैं, कायम हुए हैं, और अच्छे मामलात में पेशरफ्त हुई है।
बहुत सारे और कंट्रीज़ भी इसी तरफ आ रहे हैं। तो अब ये मुस्लिम इत्तेहाद जो आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसकी कितनी अहमियत आप समझते हैं, और इससे मुस्लिम कंट्रीज़ जो जो इसमें शामिल हैं उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, एटलीस्ट फॉर द सिक्योरिटी या एक दूसरे के मसलों को एड्रेस करने से रिलेटेड? और ख़ास तौर पर जब तक ये दोनों मुल्क आज दिन तक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रुख पे थे, लेकिन अब दोनों अगर शामिल हो जाएंगे, एक तरफ सऊदी अरब और एक तरफ ईरान, फिर पाकिस्तान, सो कितना अच्छा हो सकता है ये? देखिए, वो ज़माना और था, अब ये ज़माना और है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम कोई ऐसा ब्लॉक खड़ा करें जो कि यूरोपियन यूनियन के साथ तसादम ठीक हो है। या अमेरिका के साथ तसादम हो या फलाने के साथ तसादम। ये तो बिल्कुल एक शॉर्ट साइटेड किस्म की अप्रोच है, और इसमें हमें सोचना भी चाहिए। हमारा रोल ये होना चाहिए कि हम इस रीजन में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में। और ये जो एक अपॉर्चुनिटी खुल रही है, इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमने आगे कैसे लेके जाना है। उसमें अगर कनेक्टिविटी के ज़रिए, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, ऑयल पाइपलाइंस के ज़रिए, हमारे जो पोर्ट्स हैं, गवादर की, कराची की, पोर्ट कासिम की, इनकी यूटिलाइजेशन के ज़रिए अगर हम ट्रांसनेशनल कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें, तो उसमें हमारे ट्रेड बढ़ेगी, हमारे जो हैं हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। ये चीज़ें हैं। और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मुस्लिम दुनिया में देखिए, अरब दुनिया में बहुत ज़्यादा डिवीजन है, उनकी आपस में बहुत लड़ाइयाँ हैं। अभी आप देख रहे हैं यूएई की और सऊदी अरब की कैसे आपस एग्जैक्टली। में एक रकम चल रहा है। तो वो कोई मुस्लिम ब्लॉक की ऐसी बात नहीं हो रही। मुस्लिम ब्लॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ओआईसी के फॉर्म में, जिस शक्ल में भी है। अभी हम कह रहे हैं कि हम मुआशी ताउन को और सिक्योरिटी के रियल में ताउन को बढ़ाएं। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि हम एक ऐसा ब्लॉक बना लेंगे कि वो ठीक है। फौजें जो हैं सारे मुस्लिम ममालिक की खड़े हो जाएंगी दूसरे ममालिक के खिलाफ। नहीं, सर, हम काउंटर टेररिज्म पे, इंटेलिजेंस शेयरिंग पे, मैरिटाइम सिक्योरिटी, इन सारी चीजों Very में हम nice. आपस में ताउन कर सकते हैं। तो हमें सर, कोई बहुत suppose ओवर कर एम्बिशियस लेते नहीं हैं। होना चाहिए। या राइट, सपोजिशन पे एक मैं मबनी सवाल करना चाहती हूँ कि सपोज इन फ्यूचर ऐसा हो कि पाकिस्तान, देखें इस बजट में भी इवन हमने देखा और वैसे भी ओवरऑल हमने देखा है, पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमी की को लेकर जो है वो अमेरिका पे ज़्यादा मुनहसर है। मतलब वो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हम हैं, चाहे वो IMF प्रोग्राम के तहत हो या फिर किसी भी वजूहत की। अगर इन फ्यूचर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आती है कि इसराइल अफगानिस्तान या फिर इंडिया की तरफ से अटैक करता है और हम उसको जवाबी कार्रवाई देना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका चूंकि बीच में हमारा सपोर्टर भी है और उनका सपोर्टर भी है, हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात उस टाइम क्या हो सकते हैं और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें अभी से कैसे केयरफुल होना पड़ेगा? देखिए, ये तो आपने बड़ा ही ड्रेडफुल किस्म का सिनारियो खींच दिया है। एक हमला जो है वो करना आसान नहीं है, ना इजराइल के लिए और ना इंडिया के लिए। ये पहले भी कोशिशें होती रही, आपको पता है, कहूटे पे एक दफ़ा प्लान बनाया गया था। बात यह है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है। ये इतना आसान नहीं है। हमारा न्यूक्लियर डिटरेंट है, हमारी मिसाइल कैपेबिलिटी है, हम हिट कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है, और ना ये अमेरिका होने देगा कि ये कोई तसादम जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में तसादम हो उस किस्म का, जो कि एक, क्योंकि यहाँ तो एक कन्वेंशनल वॉर अंडर ए न्यूक्लियर ओवरहैंग इज़ वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि ये तो आपको पता ही नहीं है कि किस वक्त वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है कन्वेंशनल वॉर में। तो ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, और पाकिस्तान भी बिल्कुल ये नहीं चाहता। पाकिस्तान तो अमन की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान की जो मीडिएशन की एफर्ट थी, इसका मकसद ये था कि इस रीजन में अमन और इस्तेहकाम आए, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, और अगर इसमें एक पेशरफ जो अच्छी हो सकती है आइंदा 6 महीनों में, अगर ईरान और गल्फ कंट्रीज ये एक जॉइंट इनिशिएटिव लें नॉन एग्रेशन पैक्ट का एक दूसरे के साथ, वो बहुत स्टेबिलिटी लेकर आएगा, और उसमें भी हमारे लिए बड़े मौके जो हैं आगे इस सारे इंशाल्लाह। को लेकर, लेकिन उसमें साबित कदम भी दोनों को रहना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके वक्त का अच्छी डिस्कशन रही। जो भी आगे इस नतीजे में आता है, इन मुज़ाकरात के नतीजे में, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। अभी फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूवर्स। ख़वातीन और हज़रात, इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे ज़रा जेनज़ीज़ के हवाले से, और जेनज़ीज़, जेन अल्फ़ा और मिलीनियल्स डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मिलीनियल्स वो हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किए एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी टेक्नोलॉजी के अंदर, फ्रॉम टेलीफोनिक दौर से लेके आज दिन तक, जब आप AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर्स इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, फ़ोन्स इवॉल्व हुए हैं, कैमरास इवॉल्व हुए हैं, सब कुछ जो है वो तब्दील हुआ। ऑन द अदर हैंड जेनज़ीज़ ने भी हमारे साथ साथ ग्रो करते हुए ये टाइम पीरियड 2000 से ऑनवर्ड देखा है, लेकिन जेन अल्फ़ा बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ एक्सपीरियंस करें। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि अब सोशल मीडिया एक नई दुनिया बन चुकी है। आपने कपड़े जो है वो पहनने अगर हैं और किसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर आपको पता है कि आपने पिक्चर लेनी है, सो फिर डेफिनेटली आप तैयार होके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपने पोस्ट करेंगे और पूरी दुनिया जो आपकी दुनिया है वो सब कुछ देख लेगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा जेनज़ीज़ और जेन अल्फ़ा तैयार होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमने पिक्चर पोस्ट नहीं करनी। सो ऐसा बहुत सारी चीज़ों में मुख्तलिफ भी है। एक चीज़ जो पाई जाती है हमारी जनरेशन और पिछली जनरेशन में, वो है वक्त की रफ्तार के साथ साथ चलते हुए अपने आप को ट्रेंड्स के मुताबिक चेंज करना, और फिर बिहेवियर में वो तब्दीली जो है वाज़ेह तौर पे नज़र आना। जिस तरीके से हर चीज़ की जल्दी मुझे नज़र आती है जेनज़ीज़ और जेन अल्फ़ा के अंदर। सुबह उठ के जो है अगर काम पे जाना है तो पहले हम लोग देखते थे कि हमारे अब्बा की अगर रूटीन के बारे में देखा जाए तो, या हमारे बड़े भाइयों की रूटीन, तो प्रॉपर्ली उठ के शावर लेके नाश्ता करके फिर ऑफिस जाएंगे। अब फौरी तौर पे जेनज़ी ने क्या करना है, उठ के फौरी तौर पे ऑफिस भाग जाना है, ठीक है। हर चीज़ में जो है ना वो कपड़े अगर तब्दील करने हैं तो जल्दी जल्दी जो है वो कर लेना है। अब ये जल्दी जल्दी काम की वजह से बहुत सारी चीज़ें डैमेज भी हो जाती है, मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत जो है वो असर पड़ता है, और एक तेज़ रफ्तार डिजिटल दौर जो है उसकी एग्जिस्टेंस में ये भी ज़रूरी है कि आपको तेज़ होना है। तो ये एक वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, ये भी चीज़ सीखना, एक नॉर्मल ज़िंदगी में अपने आप को इत्तेदाल में लाना, ये मेरा ख्याल है कि हमारी नई जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और माहिर नफ्सियात के मुताबिक इस रवैये की जो बड़ी वजूहात है वो मुस्तकिल ऑनलाइन की मौजूदगी है, वो मुकाबले की दौड़ भी है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में अब अपॉर्चुनिटीज़ जैसे डेवलप हो रही हैं वैसे ही कंपटीशन भी बढ़ रहा है, और मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करें, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं कमाई का ज़रिया, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं और उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। सो इस सब के ऊपर बात करेंगे, और हमारे साथ शख्सियत बात करने के लिए मौजूद हैं। वो ख़ुद एक एजुकेटर हैं, ख़ुद एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, थेरेपिस्ट भी हैं, और इसी से रिलेटेड उनका काम है मैरिज काउंसलिंग। बहुत अच्छा जो है उनका एक वाज़ेह और बड़ा लंबा दौर, बड़ा एक्सपीरियंस उनका इसमें है। सो आज हम ये जानेंगे कि जेनज़ीज़ वर्सेस मिलीनियल, या हमारा पिछला दौर और आज के दौर में जो वक्त की रफ्तार को मैनेज करना है ये कैसे करना है। इसी के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा ताहिरा मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ताहिरा साहिबा, वक्त की रफ्तार आपको भी तेज़ महसूस होती है या सिर्फ मुझे और हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो गया? ज़्यादा होती होगी वैसे ऑफ कोर्स आपके प्रोफेशन के हिसाब से, लेकिन हाँ नहीं, हमें तो लगता है 2 घंटे गुजरते ही नहीं है, ये बहुत स्लो हो जाते हैं। अभी देखते हैं आगे कैसे गुजरता है हमारा टाइम। सो रफ्तार और बैलेंस, हाँ, कितना ज़रूरी है और कितना तेज़ी से इसका रुझान बढ़ रहा है? नहीं, रफ्तार तो तेज़ है देखिए, और वो जो अभी आपने बड़ा अच्छा बोला अभी, और उसमें ही सारे आंसर मैं सुन रही थी, तो तकरीबन सारे आंसर आपने ही दे दिए, बड़ा अच्छा बोला। बट आप उसको एक्सप्लेन करके बताएं हमें, स्ट्रीमलाइन कर दें प्लीज। ये जो रफ्तार का बढ़ना था ना, इसको आप रोक नहीं सकते, ये इनेविटेबल था ना, जो हालात आ गए वो सारे। मुझे लगता है कि जेन ज़ी को हम जजमेंट बहुत है फ्रॉम द ओल्डर जनरेशंस। मैं ये बात नोट करती हूँ कि जो मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं या जिन बच्चों से हम बात करते हैं जाके स्कूल्स में मोटिवेशनल स्पीकिंग के दौरान, व्हेन दे कम अप टू मी, देयर इज अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा जजमेंट है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम हमसे फ़र्क हो, तुम। जेन ज़ी को बहुत बदनाम जिसे कहते कर दिया। एक तो मेरे ख्याल इसको रुकना चाहिए, क्योंकि जब उनकी मजबूरी है, वो एक ऐसे हालात में पैदा हुए हैं जब उनकी मजबूरी है कि आप लोग हर चीज़ आउट ऑफ रूटीन हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हर चीज़ बहुत कॉम्पिटिटिव है। आप देखें ना, पहले मेरा नहीं ख्याल आपके जो पेरेंट्स बड़े हो रहे होते होंगे तो ग्रेड्स की इतनी स्ट्रेस होती होगी, इतने, मतलब मैं ग्रेड 5 के बच्चे देखती हूँ, ग्रेड 6 के बच्चे, जिनको पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि पढ़ाई में ये नंबर करने हैं, ये करना है, ये करना है। तो सबसे बड़ी बात तो उन पे कंपटीशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा असल में जेन ज़ी की साइड पे ज़्यादा। लेकिन बच्चों को इनफैक्ट आजकल देखिए, हमारे ज़माने में हमें ये नहीं होता था, जब हम छोटे बच्चे होते थे कि हम खूबसूरत लगे, हम सबसे अलग थलग लगे। आजकल के छोटे बच्चों में ये और ये आपको नहीं लगता ये कॉम्प्लेक्स है, जब जिसको हम कॉम्प्लेक्स पहले कहते हैं? अगली बात इसी पे आने लगी थी कि एक तो पढ़ाई में तुमने आगे जाना है और दुनिया में आगे जाना है, ऊपर से तुमने सबसे खूबसूरत और अच्छा भी लगना है, वो भी एक बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए रफ्तार तो उनकी मजबूरी बन गई है। अब उसको इलाज कैसे करना है वो एक
बात है। तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो जजमेंट हमें ज़रा कम करनी पड़ेगी। वो अब पुरानी बातें कि हमारे ज़माने में ये होता था, तुम्हारे ज़माने में ये, वो थोड़ा कम करें। अगर हम पेरेंट्स की बात अगर कर रहे हैं आप घर में, तो एक तो जजमेंट कम कर दें। कंपटीशन और रफ्तार आप कम कर नहीं सकते, ठीक है ना। और दूसरे जिनके बच्चे अभी जेनजी की तरफ जा रहे हैं या अगर जेनजी में पहुंच गए हैं, तो मैंने एक और बात देखी कि पेरेंट्स की जो नॉलेज है अबाउट देयर इश्यूज़ वो बड़ी कम है। हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा हमारे मसले पता होते थे, ईजी था उनके लिए समझना। जेनजी के पेरेंट्स को मसले समझ आते नहीं इतने, मैंने जितना। मसले हैं क्या, चलें आप ये बताएं ज़रा, अगर इस पर हम बात करें। कंपटीशन आई नो ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, खूबसूरत भी दिखना है, फास्ट फॉरवर्ड फैशन भी है, उसके साथ भी अपडेट रहना है, ये मसले हैं। सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हम उनको ये भी नहीं कह सकते यू आर टू सेंसिटिव। दे आर नॉट टू सेंसिटिव एक्चुअली। आप देखा जाए तो मैं ये देखती हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, दे आर नॉर्मल बीइंग्स बिकॉज वो पैदा ही ऐसे हुए हैं। अच्छा, अगर आप जेनेटिकली, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अगर आप सोशली अभी हम बात कर रहे हैं इस शो में, अगर आप मेडिकली जेनेटिकली देखें तो कहते हैं वो जेनेटिक भी चीज़ें चेंज हो रही हैं बिकॉज ऑफ द मदर्स के। जिस तरह आप देखें हमारे यहाँ बच्चों में ADHD कितना ज़्यादा है, अटेंशन डेफिसिट, ये सारा है। तो जजमेंट तो कम करेंगे, उनके मसले समझें आप। मसले सबसे बड़ा उनका यही है, कंपटीशन है। मसला ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी की आपने बात की, बहुत सारे बच्चे हैं जो नाउमीद हैं, होप ही नहीं है, दे आर नॉट होपफुल। थर्ड, मैंने एक और बात देखी कि हमारे पूरी दुनिया में बल्कि पेट्रियाटिज्म बड़ा कम हो गया है। मतलब दे डोंट रिलेट टू देयर कल्चर और देयर कंट्री। उनको कंट्री और कल्चर से ही प्यार नहीं है, बिल्कुल रूट से ही प्यार नहीं है। उनको लगता है कि उनकी रूट्स नहीं है, कंट्री उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहा। आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ, मोर इन पाकिस्तान। सो डू यू थिंक इसमें हमारी पेरेंटिंग की गलतियां हैं कि हम उनको वो तरबियत नहीं दे पाते हैं जो उनको शऊर दिला सकती है, शऊर दिला सके और जो उनको ज़रूरत है। देखिए एज ए थेरेपिस्ट वही बात है, क्योंकि मैं हर मसले का हल बचपन में होता है ना, तो मैं इसलिए हमेशा बच्चों की साइड, लोग कहते तुम ले रही होती हो। पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा मसला है, हमें उनके मसले समझ नहीं आते। हमें उनके, मैं बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनको बहुत ऐप्स का ही नहीं पता होता, वो कौन से ऐप्स पे हैं बच्चे। तो मैं पहले तो पेरेंट्स को, सुनने वालों को ये मशवरा दूंगी कि ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है उनकी बातें समझना। हमने अज्यूम कर लिया है, हमें उनकी लैंग्वेज नहीं पता, स्लैंग्स नहीं पता। बिल्कुल, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये तो मुझे भी नहीं सीखना। 1 क्लिक आप मोबाइल से सीख सकते हैं अगर आप पेरेंट हैं तो। और आप उनके मसले सीखें बगैर जजमेंट के, उनसे पूछे कि बेटा आप कौन सी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली एक स्पीकर, मैं जगह गई तो मैंने उनको सबसे पहले बताया कि बहुत ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट है ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा टू मच है। आप एजुकेशनल कंटेंट की तरफ बच्चों को लाएं। एक गेम है ऑनलाइन वर्डल के नाम से, अगर आप बच्चों को उस पे लगा देना, यकीन करें, हमने वर्ड्स बनाने होते हैं। ओह आई डू दैट। हां, ये आप अच्छा बच्चा है। तो आई डू दैट, दैट्स माय फेवरेट। तो प्रॉब्लम तो यही है कि पहले तो समझें पेरेंट्स उनको, दूसरा उनकी जजमेंट कम कर दें, तीसरा उनकी जिंदगी में दुनिया में घुसें, ठीक, चौथा आखिरी है कि मेंटल हेल्थ उनको जरूर दें। लेट्स टॉक अबाउट स्कूल सिस्टम। स्कूल्स में बच्चों के साथ जस्टिस हो रहा है, जेनजीस के साथ, जेन अल्फा के साथ कम हो रहा है। ऑफ कोर्स ये स्कूल की बात भी मैं कर रही हूँ, पेरेंट्स एंड टीचर्स दोनों की, क्योंकि दोनों में अवेयरनेस नहीं है। पिछली जनरेशन है जी, और दोनों में अवेयरनेस नहीं है। और मैंने जितनी टीचर्स से भी बात की, टीचर ट्रेनिंग भी हम करते हैं, अगेन वो बात ही जजमेंट से स्टार्ट करते हैं कि जेनजी में मसले, जनरेशनल गैप होता है ना, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया ना। और मेंटल हेल्थ बिल्कुल काउंसलिंग या हेल्प का कॉन्सेप्ट नहीं है। और हमारी जेनजी ने बड़े वर्ड सीख लिए हैं, मुझे ट्रॉमा हो गया है, मुझे PTSD हो गया है, मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया है। एग्जैक्टली, टू मच कंटेंट जो कि वो कंज्यूम करते हैं। सही बात है। आप पहले किसी को जो है ना, वो टेबल में बैठे हुए बोल नहीं सकते थे, लेकिन वो बच्चा फौरी तौर पे बोल देते हैं मेरी OCD मुझे हिट कर रही है, आप थोड़ा सा ये कर लेंगे, यूं कर लेंगे, ठीक है प्लीज डोंट डू दिस एंड डोंट डू दैट, एंड दे आर नॉट इवन रिलक्टेंट के मतलब आपको भी बुरा लग सकता है। नो, दे जस्ट से कि उनको अगर बुरा लग रहा है, सो दे मेक श्योर कि आपको जरूरी है कि हम उनकी रियल मेंटल हेल्थ इश्यूज, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो बताना चाह रहे हैं। अगर आपको OCD कह रहा है तो ठीक है, उसको OCD एज अ डिजीज नहीं होगा, मे बी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसे कुछ तो है। तो वो हम उनके समझें, क्योंकि अभी जितना मसले आ रहे हैं ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। इट्स नॉट कि मैं बहुत एक्सट्रीम बात कर रही हूँ, साइकोसिस से पहले भी तो बहुत आ रहे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। बच्चे बहुत स्ट्रेस प्रोन हैं, बहुत जल्दी एंजाइटी होती है। एक और चीज़ है, खुशी कम हो गई है ना, जिसको एक टर्म कहते हैं एनहेडोनिया, वेयर यू डोंट फील हैप्पी एट ऑल। ओके, सो यू हैव डिफरेंट सेशंस विद जेन ज़ीज़ एंड जेन अल्फा, डेफिनेटली, एंड विद द मिलेनियल्स एज वेल। ज़्यादा मिलेनियल्स, बिल्कुल। मोर रिस्पांसिबल कौन आपको लगे हैं जो लाइफ जेन ज़ी ना बोल दीजिएगा। अभी तो मैंने बोला उन पे जजमेंट नहीं करनी है, नहीं करेंगे आप, तो लेकिन ये है कि it's not about we are judging them, but there is always room for correction for anyone. Millennial, of course, ज़्यादा responsible. And why is that so? Because of the
प्रेशर या उनको डिज़ाइन ही मेंटल स्टेट को ऐसा किया गया कि आपने घर को संभालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और बेटी की शादी होनी है तो उसने घर को देखना है, अपने शौहर को देखना है। बैलेंस उनको आता है, सिखाया जाता है, लेकिन आजकल के बच्चों में, लेकिन आपको नहीं लगता सबकॉन्शियस भी होती है कि आपको बैलेंस सीखना है, आपको ये चीज़ सीखनी है, आपको अलग थलग नहीं दिखना। आजकल जेनजी में जो एक चीज़ पाई जा रही है कि मुझे अलग दिखना है। हमारे यहाँ हमारे दौर की अगर मैं बात करूँ तो हमें सब में घुलना मिलना ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट लगता था कि हम अलग थलग ना दिखें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ये जो हमारी मेंटल ये जो वो चेंज हो गई है दायरा कार के, अब हमें अलग थलग दिखना है, पहले हमें नहीं दिखना था। हमारा सर्कल छोटा था ना। आप अगर ऑनलाइन प्रेजेंस देखें, आपकी होती होगी, मुझे तो आप भी जेनजी लग रही हैं वैसे, बट ये है कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस तो होती होगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी ना जब आप बड़ी हो रही थी। अब ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है ना, बच्चों के दोस्त अफ्रीका में भी बैठे हैं, न्यूयॉर्क में भी बैठे हैं, अब उनसे अलग तो दिखना है ना। ठीक, सो व्हाट इज, और ये जो हमारा कनेक्शन मिसिंग है, मतलब अब सपोज मैं ये बात करूं कि हमारे दोस्तों के साथ बैठे हुए भी ना हमारा वो वाला कनेक्शन नहीं रहता। इवन मैं अपने दोस्तों से अक्सर बैठी होती हूँ ना, सो आई एम फीलिंग लाइक हम हर 15-20 मिनट बाद एक दूसरे से अगर कोई खोया हुआ है ना दिमाग में तो वो उसको पूछेंगे आर यू ओके, इज एवरीथिंग ऑल राइट। सो आई थिंक वी आर नॉट कनेक्टिंग जैसे पहले हमारा बीच एक कनेक्शन होता था, चाहे वो फैमिली गैदरिंग्स में भी हो। सो व्हाई इज दैट मिसिंग? बिकॉज एवरीवन इज ऑन देयर फोन्स, और बिकॉज उससे आपसे अट्रैक्टिव चीजें फोन के अंदर है ना, देयर फास्ट पेस्ड ना, जल्दी जल्दी बदलती हैं। आप तो वही इंसानी इक़दार में कमी नहीं कम हो गई। व्हाट अबाउट डिजिटल डिटॉक्स? मैं सॉरी बस पे आने लगी उनकी बात पे, लेकिन इसके ना बहुत ज़्यादा इलाज है नहीं। हम जो यहाँ बैठ के अगर बात कर भी लेना कि हम ये कर लेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल है नहीं। ये जो डिस्कनेक्ट है इसको हम और तरह से कवर कर सकते हैं। मे बी हम वी कैन कॉन्शियसली पुट आवर फोन्स अवे एक घंटे के लिए, कि आपस में गैदरिंग कर ली, फ़ोन अलग रख ली। अब आ भी रही हैं ऐसी चीज़ें, एक दो कैफेज़ के बारे में पढ़ रही थी जहाँ आपको फ़ोन पहले जमा कराना पड़ता है और फिर आप बैठते हैं जाके। डिजिटल डिटॉक्स, यही इसी का डिजिटल डिटॉक्स का हिस्सा है ना ये। तो ये इंटेंशनली आप फैमिलीज़ में तो कर सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में कर सकते हैं। इसका कोई बहुत ग्लोबल इलाज हो नहीं सकता, क्योंकि ग्लोबली तो अब वो बढ़ा रहे हैं ना वेस्ट में। अगर आप देखें, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो कोई चीज़ इन्वेंट नहीं होती, बट वो तो अभी भी व्हाइल वी आर टॉकिंग दे आर इन्वेंटिंग मोर सोशल एप्स। तो वो तो नहीं हो सकता। हम इंटेंशनली मैं और आप फैमिलीज में करें, बैठ के हर कोई अपनी अपनी फैमिली में जो सुनने वाले हैं। तो फिर हमें जो है वो क्या सीखने की ज़रूरत है? जो पिछले दौर के लोग हैं उन्हें नए दौर के तरीके सीखने की ज़रूरत है, बिकॉज उनसे भी आगे एक और दौर आएगा जहाँ पर और तब्दीली आ जाएगी, और इस गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है। यही एक वाहिद हल है, क्योंकि जेनजी को तो वापस पिछले ज़माने में लेके जाया नहीं जा सकता। आपको सीखना है, और उससे पहले एक और काम करना है ना। आप जब उनकी बात सीखेंगे तो कनेक्शन होगा ना, कनेक्शन से आप डिसिप्लिन कर सकते हैं। आप देखिए ना, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान कोई कन्वर्सेशन ही नहीं होती ना। हाँ, लेकिन उसका कसूर मैं पेरेंट्स को, वो पहले दुनिया में आए थे, तो वो चूंकि जजमेंट से हटेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, तो डिसिप्लिन खुद ही आ जाएगा। याद रखें, डिसिप्लिन अगर आप बच्चे से फ़ोन लेना चाहते हैं या बच्चे को कहना चाहते हैं वर्डल खेलो, उससे पहले एक स्टेप है जो आप मिस करते हैं ना, वो है कनेक्शन। और कनेक्शन से पहले वाला स्टेप है उनकी दुनिया में जाओगे तो कनेक्शन होगा ना। जैसे एक वर्ल्ड है, अगर आप उसमें घुस ही नहीं रहे तो यू कैन नॉट कनेक्ट। आजकल बेसिकली हाँ, पेरेंट्स भी अपनी दुनिया में फ़ोन्स और गैजेट्स में, क्योंकि उनके लिए बहुत न्यू चीज़ें हैं, राइट। अपने दौर में जब वो बड़े हो रहे थे ये चीज़ें थी ही नहीं, तो वो इतने आजकल हर वक्त उसी पे रहते हैं कि वो बच्चा कुछ मांग भी रहा होता है तो तब भी उनका फोकस। और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हम लोग जो है ना वो होल्ड ऑन कर रहे हैं पुरानी वैल्यूज़ से भी। देखिए ना, जब टाइम चेंज हो रहा है तो हम बहुत स्केयर्ड हैं एज पेरेंट्स। अच्छा, वैल्यू और तहजीब ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और फिर अगर हम मजहब की बात करें तो वो एक टोटली बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन हम हर चीज़, हर वैल्यू को मजहब का नाम देके चुस्पा क्यों करने लगे? अब ये बड़ी डिफिकल्ट वो है, हमारे पास कुछ और रहा नहीं ना कंट्रोल करने के लिए, कनेक्शन है नहीं। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि हम एक जगह पे आके कंफ्यूज हो गए हैं। हम यहाँ पर कंफ्यूज हैं, ओवरऑल तो हम वैसे बहुत कंफ्यूज नेशन है। उसकी वजह ये है कि नहीं मैम, मैं आपको अगर थोड़ा सा जायचा पाकिस्तान का बताऊँ ना, तो यहाँ पर ज़्यादा मसला है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले हमें जो है वो इंडो पाक में हम लोग पले बड़े, उसके ट्रेड्स हमारे अंदर आए कल्चरल वाइज, शादियों में हमारी फोतकियों में, हमारी हर जगह पे। दूसरी चीज़, जब अंग्रेज़ आया उसने रूल किया हम पे, तो हमारा निसाब, हमारा ऑफिस सिस्टम सब अंग्रेज़ के मुताबिक हो गया, ब्रिटिश। फिर इस्लाम हमने किया, और इस्लाम का भी वर्जन ऑफ पाकिस्तान में जो नाफिज़ है वो सऊदी अरब वाला है। सो वो वाला वर्जन की वजह से हमें लाइन लेनी पड़ती है। चाइना हमारा अलाइस है, ठीक है, इसलिए टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में हम चाइना को कॉपी कर रहे हैं और चाइना जैसे बनना चाहते हैं। खान साहब ने रईस कसर टर्किश सीरीज़ दिखा के हमें पूरी कर दी। हमारी ख़वातीन चाहती हैं हम टर्किश की तरह मॉडर्न पाकिस्तान में, क्यों नहीं लिबरलिज़म इस तरीके से हो जाता है, ये वो।
एक्चुअली हम ऐसी जगहों पे बटे हुए हैं कि हमें समझ नहीं आता। हमारे लिए तो वेस्ट जो था वो सिर्फ अभी तक अमेरिका और ब्रिटिश ही था। अभी आके हमें नजर आया कि ओके रशिया, सोवियत की स्टेट्स, ये भी एक जगह है सबका जहाँ थोड़ा पर थोड़ा हमने लेके अपना एक बना लिया है सो ना। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि इस्लाम के नाम पे रिचुअल्स जो ले आते हैं कल्चरली और उनको जो है वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, उस वजह से बच्चों को काफ़ी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं चाहूँगा इस किस्म की या कुछ और एग्जांपल्स जो आपके साथ बच्चे आगे शेयर करते हैं, आप प्लीज़ उनको बताएं और उनका हल भी बताएं। मैं जो बच्चे मेरे पास आते हैं ना, वो अक्सर ओवरवेलम्ड होते हैं बहुत सारे डिमांड से, जो आपने सारी बताई है ना, वो इस तरह एज सच नहीं बता पाते, डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो गई उन पर। तो मैं पेरेंट्स को बड़ी ईजी गाइडलाइन देती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप अपने घर में बैठे, एक तो कन्वर्सेशन नहीं करते पेरेंट्स आपस में बच्चे के बारे में। माँ बाप मैंने बहुत कम देखा है कि बैठे होंगे यार इसकी परवरिश कैसे करनी है, और 4 से 5 वैल्यूज़ लिख लें, पेपर लें, लिखें कि ये वैल्यूज़ जो है ना, इन पे कोई भी वो नहीं हो सकता है समझौता, ये तो करनी ही करनी है। आप बच्चे ने प्लीज उनको लिस्ट कर दें, अगर कुछ बता सकेंगे वो वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए। हर फैमिली की इंटरफेरेंस ऑफ अदर फैमिलीज टू योर फैमिली, इस टाइप की चीजें। या हमने पहले है बच्चों की वैल्यूज़, कि हमने कुछ वैल्यूज़ पर, जैसे कुछ पेरेंट्स हैं, अब ये अगेन बड़ी जजमेंटल बात है, कुछ पेरेंट्स हैं जो नमाज पे हर हाल में नमाज पढ़नी है। कुछ पेरेंट्स हैं और उसकी वजह से बच्चे उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। नमाज पढ़ाते पढ़ाते वो बच्चे को इतना डिस्कनेक्ट कर देते हैं कि बच्चा आपके सामने नमाज तो पढ़ रहा है, बट वो अंदर जाके क्या कर रहा है, फ़ोन पे उसके गुस्से में, बिकॉज देयर सो मच हार्मोन, सो मच एंगर इनसाइड। तो कुछ पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, नमाज ना पढ़े, ये बाद में अल्लाह और इसका मामला है, मैंने बताना था, ये हो गया, ये बस पढ़ाई कर ले अच्छी। मैं इस तरह की वैल्यूज़ की बात कर रही हूँ। कुछ लोग रिलीजन पे बहुत करते हैं, उनकी अपनी, कुछ लोग सोशल जी। तो आपकी अपनी घर फैमिली वैल्यूज़ ये इंडिविजुअल हैं। मैं 2-3 एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एक मजहब हो गया, एक हो गया जी सोशल। कुछ लोग कहते हैं जी खाला घर आई हैं तो इसने सलाम करना ही करना है, हर हाल में कमरे से निकलना है। कई दफ़ा बच्चे हैं ये मिलेनियल्स के से पहले जो हम लोग मिलते थे, चले अब जो जेनजी है, छोटे हैं, ये नहीं मिलना चाहते। they are not comfortable meeting खाला, because खाला will say something very judgmental कि तुम यूं हो गए हो, यूं हो गए। अब ये लोग बड़े सेंसिटिव हैं अपनी बॉडी के बारे में। खाला पुराने जमाने की है, कमजोर हो गया है, रंग कैसा हो गया इसका, मोटा मोटी, डायरेक्ट काला मोटी कैसे बात ही नहीं है। अब बच्चों ने सीख ली हैं बातें जी, पॉलिटिकल करेक्टनेस, इवन कद में छोटा रह गया, बॉडी शेमिंग। वैसे बात अब वो चूंकि उनको नॉलेज पहुंच गई है, तो वो कहते हैं खाला ने क्यों बोल दिया। तो अब कुछ पेरेंट्स ने ये किया हुआ है मेरे सामने, और हमने बड़े सक्सेसफुली ये किया कि भाई खाला से मिलने पे फोर्स नहीं करना। खाला को बताना है क्लियरली कि देखो तुम मेरी बहन हो, आई लव यू, बट तुम मेरे बच्चे को ऐसे बोलती हो, तो मेरे से मिलने आई हो, उसको लेट हर बी और लेट हिम बी, वो मिल लेगा। ठीक है, ये बात हो गई। और ये बड़ा कामयाब रहा फिर उस बच्चे के साथ उस पर। हाँ, क्योंकि हमारा असल एम क्या था, बच्चे के ग्रेड्स, बच्चा पढ़ नहीं रहा था, तो पेरेंट्स को था कि नहीं ये पढ़ाई करे, हमारे साथ खाना खाए, हमारे साथ कनेक्ट करे, हम बाकी चीज़ों पे इसको फोर्स नहीं करेंगे। तो एवरी फैमिली। फिर आपके सेशंस होते होंगे जेनजीज के साथ भी, और वो ऐसे जेनजीज की क्योंकि अब एज पहुंच चुकी है जो नौकरियों पे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, सो उनको आप क्या मशवरा देती हैं? वो हमारी भी जो ऑडियंस है उनको प्लीज़ बताएं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स तो समझेंगे, टीचर्स भी समझ जाएंगे शायद भले के लिए, लेकिन आपके ऑफिस के कलीग्स और बॉस नहीं समझेगा। उसको अपना काम डिलीवर करना है। सो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील करनी चाहिए, और थोड़ा सा पेन लेके अकॉर्डिंग टू द ऑफिस एनवायरनमेंट पहले खुद एडजस्ट हो जाए, फिर अपने मुताबिक कर ले एनवायरनमेंट को। इसमें देखिए मोस्टली जो हमारे पास आते हैं वो प्रॉब्लम में ऑलरेडी होते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम है ना, तो हम उनको, उनके थेरेपिस्ट है ना, तो मैं सबको यही कहूँगी कि काउंसलिंग की तरफ अपना एटीट्यूड ज़रा करें, कि आप काउंसलिंग कराएं। go to mental health therapist, not because I am a therapist, because it's important, ये ज़रूरी है। इस चीज़ को वैसे भी हमें बढ़ाना चाहिए। If you need help, then you need help. तो हमारा पहला मशवरा तो जेन ज़ी को यही है, जो देख रहे हैं या जो जिनके पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, कि आप उनको काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ की तरफ लेके आएँ, उनको बात करने दें। अक्सर बच्चों को ये फील होता है, या जेन ज़ी को फील होता है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती, दे फील अनहर्ड, दे फील आई एम मिसअंडरस्टूड। तो जब थेरेपी में आप बात करते हैं ना, हर हफ्ते जाके, बहुत सारी बातें वहीं पे निकल जाती हैं। कहते हैं सिर्फ सुनने वाला कोई हो ना, नॉन जजमेंटल, वो भी बहुत होता है। तो एक तो वो थेरेपी की तरफ जाएं, तब जाके उनको समझ आएगी कि मेरा कौन सा अंदर की थॉट है जो मुझे बॉस से लड़ाई करवा रही है, मेरे अंदर की कौन सी थॉट है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हाँ मैं ट्रिगर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, या मुझे लग रहा है ये मुझे समझ नहीं रहे हैं, या कौन सी थॉट है जिससे मुझे लग रहा है कि ये तो मेरी जॉब ही नहीं है, मैं क्यों करूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का इल्ज़ाम लगता है ना जेन ज़ी पे। वी आउटसोर्स ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने खुद ही बात की कि ना हम लोग दूसरों को मोरज़ इल्ज़ाम भी ठहराते हैं, और फिर खुद जो वो एक होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि वी आर अनहर्ड, राइट। लेकिन कुछ जगहों पे वी आर अनहर्ड, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि ट्रॉमास जो हैं वो आजकल बाहर दूसरा बच्चा कह रहा है, लेकिन ट्रॉमास आर रियल, राइट। अब उसका पहले ये होता था कि मेंटल हेल्थ पे सिर्फ इफेक्ट आता था, अब उसका फिजिकली भी वो इफेक्ट आपको नजर आने लगा है। सो अगर सपोज इफ समवन लाइक
ज़रूरी नहीं है कि उसको बचपन में ट्रॉमा मिला हो, वो टीन एज में पहुंच गया है, इवन टीन एज भी क्रॉस कर लिए, लेकिन फिर वो ऐसी किसी चीज़ से ट्रॉमेटाइज हो गया, व्हाट ही और शी कैन डू इन दैट सिचुएशन। अब वो मैच्योर भी बहुत है, वो हैंडल भी कर सकता है, बट स्टिल ही और शी डजंट नो हाउ टू हैंडल। वही बात, मेंटल हेल्प आप प्रैक्टिशनर्स के पास जाएं, बहुत कॉमन, अब तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में भी हैं, एक गूगल के सर्च से आपको पता चल जाएगा। यू हैव टू टॉक टू समवन। अगर आप अंदर रखेंगे वो बिल्ड होगा, उसके ऊपर और हैबिट्स बिल्ड होती जाएंगी, और बस जैसे एक बॉक्स होता है ना, वो बंद हो जाते हैं, ऊपर मिट्टी बिल्ड होती जाती है, तो आपको याद भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा आपने कौन सा ट्रॉमा बॉडी में स्टोर कर लिया है, और उसके ऊपर आपकी गलत चीज़ें, गलत हैबिट्स बिल्ड होती जाएंगी। बॉडी में ट्रॉमा स्टोर होने से हमारी कौन कौन सी फिजिकल जो अज़ा हैं वो बेसिकली डिस्ट्रॉय होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा आता है लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स सबसे ज़्यादा ख़वातीन में, जो अच्छी ख़वातीन हैं, जो अच्छी बेटियां हैं, अच्छी बहुएं हैं, वो 40s में 30s में जाके उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, आर्थराइटिस होता है, ल्यूपस होता है, एक बड़ी रेयर डिजीज़ है माइस्थेनिया ग्रेविस, वो होता है डिफरेंट, क्योंकि उनकी बॉडी अपने आप को अटैक करने लगती है। ये सबसे कॉमन है, इसके ऊपर अगर आप लिटरेचर देखें गूगल बहुत ज़्यादा है। ये होने लगता है, बैक एक, मुझे कमर में दर्द रहता है जी, हर वक्त कहती होंगी ख़वातीन, ये है। तो सबसे ज़्यादा रिसर्च जो हुई है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे हुई है, एंड इट इज़ द स्टोर्ड ट्रॉमा। Thank you so much, Tahira Malik, for coming. Thank you. It was a productive discussion and I hope कि हमें भी सीखने को कुछ जो है वो मिला होगा। बात करें जाके थेरेपिस्ट के साथ, बात करना is very important. अगर ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर, हम तो कहते हैं लाजमी होना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पर नहीं है तो आप लोग खुद तलाश करके उनके पास जाएं और अपने दिल का हाल बताएं, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी चीज़, हमें कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, हमें एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। आप सिंपल AI यूज़ कर रहे हैं, चैट GPT को बोलें कि कुछ गेम्स आपको सजेस्ट करे फैमिली दोस्तों के साथ, वो आपको सजेस्ट करेगा विदाउट एनीथिंग, आप वो खेलें। एग्जैक्टली। लेट्स टेक अ ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स। ख़वातीनो हज़रात, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद होंगी इस सेगमेंट में, वो इंतहाई अहम शख्सियत है, क्योंकि पाकिस्तान पुलिस सर्विस जो है उनसे उनका ताल्लुक़ है और इस वक्त वो सर्व कर रहे हैं एज़ DPO गुजरात। जदीद दौर में जहाँ पर हमारे अमन व अमान की सूरत हाल की जब हम लोग ज़िक्र करते हैं पाकिस्तान से बाहर की, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारी पुलिस के जवान और अफसरान जो अपनी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान भर में, और जिस खुश उसलूबी से दिन हो, रात हो, इवेंट कोई भी हो, ईद हो, शब बारात हो, मुहर्रम हो, हर जगह पे वो लोग जो है वो मौजूद रहते हैं। और अक्सर पाकिस्तानियों को, हम लोगों को शिकायत होती है कि हमारी पुलिस जो है वो ऐसी है वैसी है। हालांकि सुबह भी हम इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से बात कर रहे थे कि वो भी कितना अच्छा काम कर रही है। तो इस बात को जानने की बहुत ज़रूरत है कि हमारा चूँकि डायरेक्ट इंटरेक्शन पुलिस के साथ होता है, इसलिए कभी करवाहट आ जाती है, कभी मिठास आ जाती है, कभी हालात हमें बड़े अच्छे लगते हैं, कभी हमारा दिल दुख जाता है जब कोई ओवर चेकिंग हो जाती है। सो ये तो जब मुल्क के अंदर की सिचुएशन है, अमन व अमान की सूरत हाल के लिए उनके फ़राइज़ हैं और वो फ़राइज़ जो है वो पूरा करने के लिए वो लोग खड़े होते हैं। घर में भी इवन हम रहते हैं ना, तो अपने बहन भाइयों के साथ भी अक्सर जो है हमारी तलखी हो जाती है। बस इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में हमारे लिए जो है कोई बुराई होती है या हम उनसे प्यार नहीं करते। सो ये जो है, ये पाकिस्तान भी हमारा घर है, हम हमेशा ये बात करते हैं। तो इस पर जो इनकी हिफाजत पर जो मामूर लोग हैं वो भी हमारे साथ उसी तरह, वो बेसिकली हमारा ही तहफ़्फ़ुज़ चाहते होते हैं, इसीलिए वो थोड़ी बहुत अगर कर भी लेते हैं, हमें भी उस चीज़ का एहतराम करना चाहिए। तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनके ऊपर हम लोग आएंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले
जब तक वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं हिस्ट्री के सेगमेंट से रिलेटेड। तो ख़वातीन हज़रात, आज है 3 मुहर्रमुल हराम। मुहर्रमुल हराम के अयाम नहायत ही एहतराम के अयाम हैं, क्योंकि करबला का वाक़या इसमें हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ जो रवैया किया गया उस वक्त, उसकी वजह से दिल रंजीदा और आंखें नम हमेशा से हो जाती हैं उस वाक़े का ज़िक्र सुनकर भी। और यकम मुहर्रमुल हराम से आशूर तक 10 मुहर्रमुल हराम तक मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं, मुख्तलिफ़ शहादतें हैं, जिनके हवाले से मजालिस भी मुनक़्क़िद की जाती हैं पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में। और अक्सर लोग वज़ारतों डिफरेंट ज़ियारतों का भी जो है वो विज़िट करते हैं। लेकिन आज 3 मुहर्रमुल हराम को जब कल आमद हो चुकी थी करबला में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला पहुंचा था अपने अहले खाना के हमरा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग एक मुआहिदे के लिए आ रहे थे, उनको ख़ुद बुलाया गया था ख़त लिखकर, और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो उनको शहर दाखिले की भी इजाज़त नहीं दी, और उससे पहले करबला का एक मकाम है जहाँ पर उन्हें रोक दिया गया। 2 मुहर्रमुल हराम को जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर रोक दिए गए, उसके बाद से मुश्किलात का इजाफ़ा होना शुरू हुआ। आज 3 मुहर्रमुल हराम है। आज मज़ीद यजीदी फ़ौज जो है उनके लश्कर पहुंचना शुरू हो गए हैं करबला के मैदान में। अभी तक पानी का सिलसिला जारी है, पानी मिल रहा है, लेकिन मुश्किलात में इजाफा होना शुरू हो गया है। पहले खैमे लगाए गए थे बिल्कुल दरिया के किनारे पर, लेकिन जब यजीदी फ़ौज ने आके बोला कि हमारे चूँकि घोड़े ज़्यादा हैं और हमारे लोग ज़्यादा हैं, हम बार बार पानी के लिए आएंगे, तो उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास को कहा कि यहाँ से खैमे उखाड़ दीजिए और खैमे दूसरी जगह पे लगा लीजिए, क्योंकि हमारी तादाद कम है और उनके यहाँ तादाद इंसानों की भी ज़्यादा है और उनके जानवर भी ज़्यादा हैं, उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये वो दिल है, ये वो जिगर है जो हमेशा दूसरों के लिए ख्याल करता था। और फिर उन्होंने खैमे उठा के वहाँ से दूसरी जगह पर नस्ब कर लिए। और आज 3 मुहर्रमुल हराम को वो दिन है जब यज़ीदी लश्कर मज़ीद पहुँचना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो हुसैनी लश्कर था उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी कि वो आया तो बैत कर लें या दूसरी तरफ जो है वो कोई और सिलसिला कर लें, या और वापस जाने की भी उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया, ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोग लड़ने की वजह से नहीं आ रहे थे, जंग की थी नहीं। इसीलिए जंग पर कोई जाता है तो वो अहले अया के साथ अपने नहीं जाता, पूरी फैमिली के साथ इमाम हुसैन ट्रैवल कर रहे थे, विच मीन्स कि बच्चे उसमें, छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन उसमें मौजूद है, अपनी बहन उनकी मौजूद है, और वो कैसे चाहेंगे कि मैं जाके जो है वो जंग लड़ूं। लेकिन जब इस्लाम पर बात आन पहुंची और अपने नाना के दीन पर बात आन पहुंची और दीन की दुरुस्तगी का जो है वो वक्त आ गया, और बहुत सारे लोग अपने आप को कहते तो मुसलमान थे लेकिन बहरा रवी का शिकार थे, तो उनके लिए इमाम हुसैन ने जो दीन की बका के लिए वो जंग जो लड़ी और वो जो 10 दिन वहाँ पर क़याम किया, और उस क़याम के दौरान जो जो उनके बच्चों के साथ, उनके भाइयों के साथ किया गया। हज़रत अब्बास का भी वाक़या बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल का है कि हज़रत अब्बास को कहा गया कि बच्चों के लिए पानी जो है ना वो ले आओ, बच्चे एक दिन हो गया प्यासे हैं। तो उस वक्त वो जब जाने लगे तो फिर हज़रत हुसैन ने पीछे से उन्हें आवाज़ दी और कहा, अब्बास अपनी तलवार यहाँ पर छोड़ के जाओ, तलवार साथ नहीं लेकर जानी, और वहाँ पर जाना है पहले इजाज़त लेनी है कि पानी ले लूँ, और इजाज़त लेकर फिर जो है वापस आना है। और जब दूर से हज़रत अब्बास का घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा था तो जितने भी लश्कर था, यजीदी लश्कर, वो रास्ता छोड़ते हुए जा रहे थे, और वो एक्सेस उनकी हुई बिल्कुल दरिया तक। उन्होंने जाके इजाज़त तलब की कि मैं बच्चों के लिए पानी लेके जाना चाहता हूँ। उन्होंने यूँ पानी को उठाया, अपने लबों तक लाया और फिर पानी को गिरा दिया। दिखाना ये चाहते थे कि सिर्फ बच्चों के लिए पानी की ज़रूरत है, वो चाहते तो पानी पी सकते थे, लेकिन उनको गवारा ना हुआ कि उनके आका, उनके इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना जो है वो इस वक्त जो बैठे हुए हैं प्यासे, तो वो उनके लिए पानी नहीं लेके जा सकते, उनके लब तक, उनकी ज़ुबान तक पानी, उनके खलक तक नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे कैसे गवारा था उन्हें कि वो ख़ुद जो है वो पानी पी लेते। तो इस वजह से उस मौके पर उन्होंने सिर्फ मशकीज़े में पानी भरा बच्चों के लिए, और जब वो जाने लगे और दूर पहुँचे तो फिर पहला तीर उनको लगा उनके दाएँ बाजू पे, जहाँ से उन्होंने बाएं बाजू में मशकीज़ा पकड़ा। फिर बाएं बाजू पे जब लगा तो उन्होंने दांतों से मशकीज़ा पकड़ा, और फिर दोबारा से उन्हें जब नेज़ा मारा गया उनके सीने पे, तो फिर वो आके गिरे और हज़रत, बल्कि उनकी आँख जो है वो ज़ाया हो गई थी उसमें, और वो हज़रत हुसैन के जो है गोद में उन्होंने अपना आखिरी जो है वो सांसें लीं। सो ये वो वाक़यात हैं, और इस तरीके से मसाइब करबला अगर बयान किए जाएँ तो कोई भी ऐसा दिल नहीं है जो
नरम ना पड़ जाए और जिससे जो है वो आंसू जारी ना हो जाएं। ये वो बका की जंग थी, ये वो हक़ और बातिल के जंग थी जिसको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। और इसीलिए आज भी हुसैन ज़िंदा हैं और यज़ीद जो है वो आज भी उसका कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से हम लोग खुसूसी प्रोग्राम्स भी करेंगे मुहर्रमुल हराम के, और उसमें भी आपको शामिल करेंगे। लेकिन आज 3 मुहर्रमुल हराम है और आज से ये वाक़या जो है वो एक एक दिन आगे बढ़ता जा रहा है और डेली हम लोग आपको बताते रहेंगे कि 4 मुहर्रमुल हराम, 6 मुहर्रमुल हराम को क्या क्या जो है वो होता जा रहा था और किस किस तरीके से इंसिडेंट होते जा रहे थे। गोया इस हक़ और बातिल की लड़ाई में जो सबका किरदार था वो हम आपको बताएंगे। ज़ाहिर है हम जब भी बात करते हैं इस वाक़े की तो इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स भी पाई जाती हैं और बहुत सारे लोगों का सवाल नहीं करते वो कि असल हक़ाइक़ क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद करते होते हैं। तो तनकीद नहीं करनी चाहिए बल्कि असल में पहले हक़ाइक़ को जानना ज़रूरी होता है और उसके बाद आपको समझ आती है कि ये सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने शिया और सुन्नी का एक मुकाबला देखना है, ये हर इंसान के लिए अश्कबार होने का मकाम होता है। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से हमने पहले जिक्र किया था पुलिस सर्विस के हवाले से हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इस वक्त एज ए DPO गुजरात के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं। 2026 मई में उन्होंने DPO गुजरात का चार्ज संभाला। इससे कबल वो ज़िला विहाड़ी में DPO तैनात रहे। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 16 अक्टूबर 2019 से 2 मार्च 2020 तक DPO विहाड़ी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी CTD में उनकी खिदमत हैं और उन्होंने पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में जो है वो अहम जिम्मेदारियाँ संभाली। उन्होंने इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस किए, दहशतगर्द नेटवर्क्स के खात्मे के लिए उन्होंने काम किया। पेशावर में एक तवील खुफिया ऑपरेशन की निगरानी की जिसके नतीजे में एक अहम दहशतगर्द नेटवर्क को बेनकाब किया गया। मई 2026 में उन्हें कौमी खिदमत और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में नुमाया कारकर्दगी पर तमगा इम्तियाज़ से भी जो है वो नवाजा किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी DPO गुजरात DSP जनाब अख्तर फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद आप खैरियत से हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज़ क्लियर है जी आपको? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ क्लियर है। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। आई एम श्योर आपका प्रीटी बिजी जो है वो स्केजुअल होगा। सर, हम जानना चाहते हैं कि पुलिस सर्विस में एक शख्स जो ज़िंदगी गुजार रहा होता है, बज़ाहिर देखने में वो एक अफसर होता है लेकिन डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी बड़ी सख्त गुजर रही होती है। ना त्यौहार घरों पर गुजर रहे हैं और ना एक आम दिन जो है वो कोई आम दिन की तरह महसूस होता है। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा आप बताएं कि एज ए पुलिस ऑफिसर हाउ डू यू रियली फील, एक कौमी जिम्मेदारी भी और फिर उसके साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी और एक आम इंसान होने की एक कैफियत भी होती है। प्लीज सर जरा बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा इंटेलिजेंटली तमाम इश्यूज का अहाता किया है इस क्वेश्चन में। बेसिकली जो पब्लिक जनरली परसीव करती है वो बिल्कुल स्क्वाड को और प्रोटोकॉल को देख रही होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता किसके पीछे कितनी प्राइस है जो कि पुलिस ऑफिसर पे कर रहे होते हैं। अच्छा, जब मैं कहता हूँ पुलिस ऑफिसर तो उससे मेरी मुराद है कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक। मैं जब भी फॉर एग्जांपल जब कोई भी त्यौहार आता है तो तमाम लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं और कलरफुल कुर्ते खरीद रहे होते हैं, बच्चों के लिए स्वीट खरीद रहे होते हैं, घर जा रहे होते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो हमारा उतना ही ज़्यादा सिक्योरिटी के ऊपर और तमाम चीज़ों के ऊपर हम ओवरस्टेट होते हैं। लेकिन ये एक जज्बा समझ के काम किया जा रहा होता है और हमें सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट ये होती है, ये अचीवमेंट या सेंस ऑफ अचीवमेंट ये होती है कि वो त्यौहार जिसके लिए हम अपना सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, अपनी खुशियाँ अपनी फैमिली से दूर होना, वो खैरियत से गुजर जाए। अभी रिसेंटली हमारे ईद उल अजहा गुजरी, उसमें पूरे पंजाब में तमाम पुलिस ऑफिसर की छुट्टियां बंद थी। तमाम कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, हमारे अलीट ट्रैफिक तमाम लोगों की, DPOs RPOs सब लोगों की। और हमने जवानों के पहले नमाज कराई, कुर्बानी इंश्योर की कि लोग खैरियत से कुर्बानी करें, किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं हो। और पार्कों में फिर डिप्लॉयमेंट की ताकि वहाँ पे कोई खवातीन के साथ हरेसमेंट का इशू ना हो, बच्चों के साथ कोई इशू ना हो। और ये ईद के 3 दिन तक चलता रहा। उसके साथ आपको पता है मुहर्रम और हराम का मुकद्दस महीना स्टार्ट हो चुका है और उसके ऊपर हमारी चूँकि साल का सबसे चैलेंजिंग और मुकद्दस महीना होने के साथ साथ किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग भी होता है। और गिवन जो इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए
तो उसमें ऑब्वियसली हम और ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो गए उससे। अख्तर साहब, हमें आपकी ज़िम्मेदारियों की तो समझ आ गई है और इनफैक्ट हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं उन सभी नौजवानों को जो अपनी ड्यूटी पे मामूर होते हैं जब हम त्यौहार मना रहे होते हैं, हम खुशियाँ मना रहे होते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी, जितनी तेज़ी से दुनिया बढ़ रही है, आगे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ रही है और इस टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे जराइम में इजाफा भी हुआ है, चाहे हम साइबर क्राइम की बात करें, चाहे इवन डिजिटल से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारे जराइम ऐसे पैदा हो गए हैं जिसका पहले हम लोग हमारे जहनों में भी नहीं था। तो डिजिटली जब जराइम ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसी तरह से हिफाजत या सिक्योरिटी भी डिजिटली ज़्यादा होनी चाहिए। उसमें पुलिस में कौन सी नई तब्दीलियाँ आई हैं, कौन से नए इक़दाम आए हैं? जी, मेरे दिल में था कि ये क्वेश्चन मुझसे हो और यू एक्चुअली रेड माय हार्ट एंड माइंड। बेसिकली ये बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि इंटायरली जो ट्रेडिशनल पॉलिसिंग मॉडल था वो चेंज हो चुका है, अभी डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। गुड न्यूज़ इज कि पुलिस भी अपने आप को अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर रही है। उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है सेफ सिटी का, जो कि पूरे पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हो चुका है और अब तहसील लेवल पे जा रहा है। अच्छा, उसकी मैं लेटेस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप 15 पे कॉल करते हैं तो आपसे पूछा जाता है, किसी भी इमरजेंसी में 15 पे कॉल करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपसे लोकेशन दी जाती है। अब सेफ सिटी की मदद से तमाम जितने भी हमारी इमाम बारगाह हैं फॉर एग्जांपल, उनके अंदर QR कोड और पैनिक बटन लगा दिया गया है। अब जैसे ही आप QR कोड अपना स्कैन करेंगे, किसी भी इमाम बारगाह में खुदा न खास्ता इशू होता है, तो जो 15 का ऑफिसर है उसके पास तमाम डिटेल पहले से ही फीड है। उसको पता होगा कि इसकी एग्जैक्ट पिन लोकेशन क्या है, इसकी डिटेल क्या है, मतवल्ली कौन है, इंतजामिया कौन है, और बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर वो कंसर्न पुलिस को इन्फॉर्म करेगा या करेगी वो अफसर कि फौरी तौर पे इस इमाम बारगाह पे रिपोर्ट करें। अच्छा, इसके साथ साथ सेफ सिटी की मदद से हमारा प्रेडिक्टिव पुलिसिंग मॉडल पे अब चले गए हैं। पहले हम हॉटस्पॉट डेवलप करते हैं कि किस एरिया में क्राइम ज़्यादा हो रहा है, किस एरिया में एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। उसकी मदद से अब सेफ सिटी की मदद से अब प्रेडिक्टिव पुलिसिंग हो रही है, यानी कि सेफ सिटी हमें पहले से ही आगाह कर देती है कि पिछले इतने अरसे को स्टडी करने के बाद फलां पॉइंट के ऊपर एल्गोरिथम ये बता रहा है कि यहाँ पे लाइकलीहुड है कि स्नैचिंग हो सकती है, लाइकलीहुड है कि यहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, और वो ऑलमोस्ट 40-50% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है और हम उसको अकॉर्डिंगली पहले से ही प्लान कर लेते हैं। तो ये एक प्रेडिक्टिव पुलिसिंग जो आप बता रही हैं कि ये साइबर। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन दिनों में चूंकि हर क्राइम में कोई मोबाइल फोन या ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो कि एक चैलेंज भी है, एट द सेम टाइम पुलिस के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, जिसको हम इंटेलिजेंटली यूज करके उसको ट्रेस भी करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग देखें नौजवानों के साथ जो रिलेशन है पुलिस के, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, तो कभी ये अच्छा होता है और कभी बुरा होता है। इसके तदारुक के लिए स्पेसिफिकली आप मुख्तलिफ रीजन्स में जब विजिट करते हैं, आपकी क्या कोशिश होती है कि नौजवानों के साथ इंटरेक्टिविटी कितनी ज़रूरी है? बिकॉज अब सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ जो है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा एकदम से फैलता है, उसी तरीके से हमें पॉजिटिव स्प्रेड जो है ना वो भी करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ जो बहुत एक अच्छा इकदाम मुझे नज़र आता है वो है खुली कचहरियों का इनेकाद, जो आई एम श्योर आप भी हर हफ्तावार या महीनावार जो भी आप लोगों का सिलसिला होगा उस तरीके से करते रहते होंगे। सो एक वो कितना ज़रूरी अमर है, ताकि आवाम के साथ जुड़ना जब पुलिस का होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जिस तरीके से मैंने ये मॉडल्स भी कुछ देखे हैं इलाकों में, कि कुछ इलाकों में पाकिस्तान के सिटीजन्स ने पुलिस के जो थाने हैं उनको अडॉप्ट किया हुआ है, मतलब उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है। स्टेशनरी वहाँ पर, पेंट का कोई मसला है, फर्नीचर का कोई प्रॉब्लम है, ताकि जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो फौरी तौर पर पुलिस जो है ना मौके पर पहुँचती है। तो सर, इस रिलेशनशिप पर काम करने की हमें ओवरऑल कितनी ज़रूरत है? क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ से रिलेटेड है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो ट्रेडिशनल पुलिस का इमेज है उसको बेहतर करने के हवाले से। उस हवाले से हम कंटिन्यूसली यूथ के साथ एंगेज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज विजिट करते हैं, हम टूर्नामेंट्स कराते हैं, उसमें यूथ पार्टिसिपेट करती है, मेडिकल कैंप लगाते हैं, मतलब उस पर सॉफ्टवेयर इमेज को प्रमोट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इमेज को प्रमोट करने के लिए वॉक कराई जाती है। बट देन अचानक से कोई एक आध इंसिडेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से
एक इंडिविजुअल का एक्ट को एज ए होल डिपार्टमेंट के तौर पे सही बात पेश है। किया जाता है और ब्रांडिंग उस तरह से वो स्टार्ट हो जाती है, मुलायम करना शुरू कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और लेकिन ये कि कंटिन्यूसली यूथ को एंगेज कर रहे हैं और आप देखते हैं कि अभी हम इवन पुलिस ऑफिसर जो थानों में या बाकी जगहों पे वो भी यंग पुलिस ऑफिसर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सर आपके क्वेश्चन है कि पुलिस स्टेशन को देखें, मुझे पंजाब में 5वां डिस्ट्रिक्ट है जो एज ए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मैं काम कर रहा हूँ। किसी भी जगह पे ये नहीं हुआ कि हमें किसी रिसोर्सेज की कमी हो, वो फ्यूल का हो इशू, वो गाड़ियों की, बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस हो, वो स्टेशनरी हो। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट हमें तमाम रिसोर्सेज दे रही है और हम इंश्योर कर रहे हैं। ट्रेडिशनली ये बिल्कुल चीज़ें होती थी जो कि अब खिदमत मराकज़ बन गए हैं और किसी को मसला है आप वहाँ पे जा सकते हैं। बड़ा VIP माहौल है, आप टोकन लेते हैं, एयर कंडीशनिंग है, सोफाज लगे हुए हैं, आप बैठते हैं अपनी बारी का इंतजार करते हैं, आपकी अनाउंसमेंट होती है। ऑल टुगेदर एक पैराडाइम शिफ्ट है जो कि ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस स्टेशन में और पुलिस के जो अलाइंड यूनिट है उनमें आ चुकी है। अख्तर साहब, मैं पूछना चाहूँगी जो KPK में चीफ मिनिस्टर साहब ने एक नया मुतारफ़ करवाया है सिस्टम के जिसके थ्रू FIR जो है वो डिजिटली अब कोई भी सिटीज़न खुद ही जो है वो दर्ज कर सकता है। इस पे आप क्या कहेंगे? जहां हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करें, ये बहुत अच्छा इकदाम भी है कि हर इंसान को जो है जाके खपतख्वारी नहीं करनी पड़ेगी और वो खुद ही अपनी बात रख सकता है, लेकिन साथ ही उसके ये भी मसला आ सकता है कि हर कोई ही FIR दर्ज करने शुरू हो जाएगा। इस पे क्या कहेंगे आप? KPK के मुझे एग्जैक्ट कंट्रोल्स का नहीं पता उनका मॉडल क्या है, लेकिन पंजाब में मैं बता देता हूँ कि हमारे जो भी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो या क्राइम अगेंस्ट पर्सन हो उसकी फुट FIR हो रही है। हाउएवर जो फाइनेंशियल क्राइम है उसमें हम वेरीफाई करते हैं दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ देके, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। फाइनेंशियल क्राइम हो, चेक डिसऑनर है या बाकी इस तरह का है। अगर आप बात करें कि हर शहरी खुद से FIR करे तो वो बिल्कुल आप बैठे हुए हैं अपने चैनल पे, मैं इधर बैठा हूँ, मुझे पता चले मेरे ऊपर 10 FIR हो चुकी हैं और वो मेरे करेक्टर में हमेशा से रिफ्लेक्ट होती रहेंगी जब भी मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसा मॉडल ठीक है एग्जैक्टली क्या फिजिबल है भी है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑल राइट, सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे पास वक्त चूंकि कम था लेकिन सवालात बहुत सारे थे पुलिस से रिलेटेड। सम अदर डे विल रिक्वेस्ट यू और आपसे हम टाइम लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, पुलिस वेरी इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा कर रहा है। हमें बस ये चाहिए कि हमारे से जब भी इंटरेक्शन हो हम उनके साथ ताउन करें। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बल्कि मुलाकात होगी हमारी मंडे को इंशाल्लाह। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।